वेलकम वेलकम, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? गुड मॉर्निंग, कैसी चल रही है भाई? अच्छा, हम वैसे जो बातें नहीं करना चाहते लेकिन हम सोचते हैं कि करके उनको आगे चलें, जैसे कि हमारा मौसम का हाल जो है भाई बहुत ही बैड सिचुएशन मौसम चल रहा है और मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में आज और कल शदीद बारिश और बाज़ मकामात में यालाबारी का इम्कान। अब जब यालाबारी का इम्कान आप कहती हैं ना तो दिल डर लगना स्टार्ट हो जाता है। पहले तो दिल बाग ही होता था, बल्कि पहले तो हम मेंशन भी नहीं करते थे कि ठीक है यालाबारी होगी, हम गुलगुले बनाएंगे, पकौड़े तलेंगे, चाय पिएंगे, जलेबियां खाएंगे। लेकिन अब जो इस्लामाबाद रावलपिंडी में यालाबारी हुई है और जितना नुकसान हुआ है, लिटरली लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है, लोगों का, अमलाक का, गाड़ियों का। सो उसके बाद जरा दिल डर सा जाता है। देखें इस वक्त ये क्या लग रहा है आपको कि क्या हो रहा होगा? और ये सोचें कि मतलब आपके मत सोचें क्या पीपल एक्चुअली वेंट थ्रू इट, लेकिन जिन जो के मुख्तलिफ शहरों में, डिफरेंट शहरों में रहते हैं और जिन्होंने ऐसी चीज़ ना एक्सपीरियंस की हो, इट्स हॉरिफिक। इट इज और आपको खुद को आके ओले लग रहे हो तो नीलो नील आप खुद भी हो जाएं, और जो कि हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट ने बताया। अभी ये सिलसिला चल सकता है। इस्लामाबाद, रावलपिंडी समेत पंजाब के कई इलाकों में शदीद मौसमी सूरत हाल की वार्निंग जारी की गई है। अटक, चकवाल, गुजरात, जेहलम में आंधी, तूफान और यालाबारी हो सकती है। लाहौर, नारोवाल, साहिवाल, सरगोदा और शेखुपुरा के लिए भी मौसम का अलर्ट हो गया है जारी। तो शहरियों को जी कहा गया है, हिदायत की गई है कि गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें और 48 घंटे में खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और बर्फ़बारी का इम्कान। अंदाज़ा करें ज़रा आपकी कि क्या हो रहा है। NDMA के मुताबिक बारिश, बर्फ़बारी से पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग और बर्फ़ानी तोदे गिरने का ख़दशा भी है। सो दिस इज सो वियर्ड, मतलब देयर इज़ वन पार्ट ऑफ द कंट्री जो कि जल रहा है, मतलब गर्मी का कोई आलम है कि हम बता भी नहीं सकते आपको। दूसरी जगह यालाबारी, बर्फबारी, लैंडस्लाइडिंग। सो अ वैरायटी ऑफ मौसम जो है ना, अ वैरायटी ऑफ डिजास्टर्स ही कहने आप। गुजरने के बाद भी बर्फबारी की पेशगोई अगर हो रही है, सो वैसे अब्दुल्ला मैं इसको कहूँगी कि वैरायटी ऑफ वेदर्स, क्या मतलब डिफरेंट काइंड ऑफ कैटास्ट्रफीज ही है। मतलब गर्मी भी जब हो, जहाँ हीट वेव के आपको सिग्नल्स मिल रहे हो और दूसरी तरफ ये हो रहा हो, नथिंग इज गुड ऑब्वियसली। अच्छा, इसको आप इस तरह पुट कर रही हैं। मैं कह रहा हूँ पाकिस्तान में इस वक्त मौसम का हर रंग आपको एक्सपीरियंस हो सकता है। हर रंग जब आप कहते हैं ना तो रंग अच्छी चीज होती है और लगता है कि हाउ ब्यूटीफुल, ये तक इनमें से कुछ भी अच्छा नहीं है। बहुत गर्मी महसूस होगी, फिर आपको बीच में बारिश मिल सकती है, पहाड़ों पे जाएंगे तो बर्फबारी का तजर्बा भी हो सकता है। एक ही दिन में कर लें सब कुछ। हो भी सकता है अगर इधर से उधर आप फ्लाइट लेंगे तो। बी केयरफुल। एक दफा दोबारा, मतलब हम जरा मजाक में बात कर रहे हैं, बट यू हैव टू बी केयरफुल। घंटे जरा अहम हैं और यही कहा गया है कि अगर गैर ज़रूरी तौर पर कोई सफ़र करना है तो ना करें, अपने घर में रहें। अगर बहुत कोई इमरजेंसी है तो फिर तो ज़ाहिर है आपको जाना ही पड़ेगा। अच्छा, ये जो आपने नुकसानात की बात की है ना, आगे जाके ज़रा हम अपने कॉरेस्पॉन्डेंट से बात करेंगे और एक तखमीना भी हम लगाना चाहते हैं कि ये नुकसानात जो हुए हैं ख़ासतौर पर रावलपिंडी में, इस्लामाबाद में, जो ऑब्वियसली 2 दिन पहले हुआ है हाल वहाँ। सो वी आर गोइंग टू टॉक टू आवर कॉरेस्पॉन्डेंट एंड फाइंड आउट। अच्छा जी, आगे चलें। आगे चलेंगे। और एक ज़मीनी इलेक्शन था मुल्क में, बड़ी नज़र थी इस पे। NA 213 का उमरकोट का ज़मीनी इलेक्शन, पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं। पीपल्स पार्टी की सबा तालपुर भारी अक्सरियत से कामयाब हो गई हैं। इनके हरीफ सिंध दरिया बचाओ तहरीक के आज़ाद उम्मीदवार लालचंद मल्ही दूसरे नंबर पर रहे हैं। गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार सबा तालपुर ने 1,61,934 वोट हासिल किए हैं, जबकि इनके हरीफ PTI, GDA और सिंध दरिया बचाओ तहरीक के मुतफ़िक़ा आज़ाद उम्मीदवार लालचंद मल्ही 81,160 वोट हासिल करके दूसरे नंबर पर रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि पीपल्स पार्टी ने वफाक में अपनी इत्तेहादी जमात मुस्लिम लीग नून पर उमरकोट में तहरीक इंसाफ की हिमायत याफ्ता उम्मीदवार की हिमायत का इल्ज़ाम लगाया है। इल्ज़ाम लगाया मतलब दोबारा से एक्सप्लेन करें। मगर ये कह रहे हैं कि जो PTI के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार थे पीपल्स पार्टी के अगेंस्ट इन दिस बाई इलेक्शन, उसकी हिमायत कौन कर रही थी? मुस्लिम लीग नून, जो इनकी इत्तेहादी है। बेसिकली उनके सपोर्ट कर रहे थे। और ये जरा सुने भी। बड़ी डेवलपमेंट है सिंध में जो हैरान कुन, अजीब व गरीब और तवज्जो तलब है। इलेक्शन हो रहा है हमारे यहाँ, इसमें चले PTI, GDA, JUIF, कौम परस्त और बहुत सारे बहुत सब साथ हैं। लेकिन मुझे बड़ा हैरान हुआ मैं कि PMLN भी वहाँ उसी PTI के कैंडिडेट को सपोर्ट कर रही है। अच्छा, तो ये बड़ी डेवलपमेंट है जो बुग्ज़ पीपल्स पार्टी में
आपको नजर आएगी। शाह साहब, इसका कोई सबूत है आपके पास? सर बिल्कुल है। पिछली दफा फर्क क्या था मुख्तलिफ जगहों पे सिंध में कि PMLN, GDA, JUIF, MQM और दीगर लोग साथ थे। और इस आज वाले इलेक्शन में ये है कि PTI वाले को सपोर्ट की जा रही है और वो सब लोग उसके साथ हैं। मैं उसको कंफर्म या डिनाई नहीं कर सकता, मेरी नॉलेज में नहीं है। वाक़तन मुस्लिम लीग नून ने ये फैसला किया या वो एक इंडिविजुअल एक्ट है, उस पर मैं आपको डिनाई या कंफर्म नहीं कर सकता। दिस इज़ समथिंग इंटरेस्टिंग एंड वी विल हैव टू फाइंड दैट आउट। मज़हर अब्बास साहब हमारे साथ होंगे थोड़ी देर में, लेकिन आपको ये भी बता दें कि उधर आज़ाद उम्मीदवार लालचंद माल्ही ने गुज़िश्ता रात NA 213 के ज़िमनी इलेक्शन में मुबैना धांधली के ख़िलाफ़ DRO ऑफिस के सामने एक्चुअली धरना दिया। मुश्तअल अफराद ने DRO ऑफिस के सामने टायरों को आग लगाकर सड़क जो है वो ब्लॉक कर दी और उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि सरकारी एहलकारों की निगरानी में बैलेट बॉक्स चोरी और तब्दील भी किए गए। ये उनका इल्ज़ाम है। उमरकोट का ज़मीनी इलेक्शन सर्टनली उस माहौल में हुआ है जब सिंध से नहरें निकालने के मामले में अपोजिशन जमातें पीपल्स पार्टी के खिलाफ एहतजाज कर रही हैं। वो इल्ज़ाम लगा रही हैं पीपल्स पार्टी पे कि नहरें निकालने की मंजूरी सदर मुमलिकत ने दी है। वोटों के तनासब को देखा जाए तो लगता है कि अपोजिशन जमातों ने शायद इस बयानी से कुछ फ़ायदा उठाया हो, लेकिन ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी फिर भी एक भारी अक्सरियत से कामयाब हुई है। गुज़श्ता आम इंतखाबात में इसी हल्के से पीपल्स पार्टी के रहनुमा नवाब यूसुफ टारपुर साहब 1,75,162 वोट लेकर कामयाब हुए थे। अब ज़िमनी इलेक्शन में पीपल्स पार्टी को 61 लाख से ज़ायद वोट मिले हैं। खैर ये सारे नंबर्स जो हैं ये आप देख रहे हैं और इस पे आगे चलकर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद होंगे मज़हर अब्बास साहब हैं हमारे साथ। मज़हर साहब, क्या हाल है आपका? गुड मॉर्निंग। बड़े दिनों बाद आप हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मज़हर साहब, पहले तो ये बता दें कि ये मतलब अगर अलायंस एक हुआ हुआ है पीपल्स पार्टी और PMLN का और एक हुकूमत चल रही है इतनी देर से और हमें पता है कि एक टेंशन भी बीच में है, लेकिन बड़े खुलेआम उनके अपोनेंट को PMLN ने सपोर्ट किया इस ज़िमनी इलेक्शन में। क्या हो रहा है? व्हाट्स द बैकग्राउंड स्टोरी है? जी बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, सबसे पहले तो कोई इस रिज़ल्ट पे मेरा ख्याल ताज्जुब नहीं होना चाहिए, क्योंकि नॉर्मली होता यही है कि अगर किसी कैंडिडेट की डेथ की बिना पे जो है वो सीट खाली होती है तो नॉर्मली उसके बेटे या विडो उनको टिकट दे दिया जाता है और एक सिंपैथी वोट डेफिनेटली पड़ता है। लेकिन जितना वोट पड़ा है वो ज़ाहिर है सरप्राइजिंग है, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में वोट नहीं पड़ता उसमें। तो इस लिहाज से, क्योंकि सबा तालपुर साहिबा जो है उनका कोई बहुत पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है माँ सिवाय नवाब यूसुफ तालपुर की उसके अलावा। लेकिन जो सवाल है आपका, ये भी कोई पहली मर्तबा नहीं है और इस माजी में भी यही रहे। नॉर्मली होता ये था माजी में कि फंक्शनल मुस्लिम लीग जो थी उसको PMLN सपोर्ट किया करती थी। PMLN की जो सपोर्ट रहती थी मियां नवाज शरीफ जब वज़ीर आज़म थे 90s में और उसके बाद भी, तो वो नॉर्मली सिंध के अंदर जो फंक्शन करते थे वो फंक्शनल मुस्लिम लीग के तहत करते थे। बाद में लियाकत जतोई साहब, गौस अली शाह साहब, ये सारे लोग जो हैं ये मुस्लिम लीग के रहे हैं और इन्होंने यहाँ पॉलिटिक्स की है एज ए राइवल ऑल्सो। इस मरतबा चॉइस मेरा ख्याल है मुस्लिम लीग के पास नहीं थी, सिवाय इसके कि हाँ जो फैसला वो कर सकते थे वो ये कि वो लाताल्लुक़ होते। ज़ाहिर है उनकी सपोर्ट से कोई बहुत ज़्यादा उनके वोटों में तो इजाफा नहीं होता, लेकिन लाताल्लुक़ होने से एक मैसेज ज़रूर जाता कि मुस्लिम लीग नून जो है इन इलेक्शन में पीपल्स पार्टी को ना सपोर्ट कर रही है ना अपोज कर रही है। लेकिन जो सिंध के मसले पर, कैनाल के मसले पे जो सूरत हाल चल रही है, और ये भी जानना चाहिए कि इस रिजल्ट के माने ये नहीं है कि कैनाल के मसले पे लोग पीपल्स पार्टी के मौक़िफ़ के साथ आ गए हैं, लेकिन इलेक्शंस की बिल्कुल मुख्तलिफ डायनामिक्स है। दूसरे ये कि जितनी भी अपोजिशन पार्टी हैं बशमूल तहरीक इंसाफ जिनके उम्मीदवार थे, तहरीक इंसाफ का कोई मरकज़ी लीडर आके यहाँ उन्होंने उस तरीके से कैंपेन नहीं की अपने कैंडिडेट के लिए। अच्छा, अब ये बताइए कि नहरों के इशू पर जो मौक़िफ़ है वो पीपल्स पार्टी तो अपने जलसे जुलूसों, अवामी मकामात, स्पीचेस, CM साहब TV पे बैठ के हर इंटरव्यू में बरमला इसकी मुखालफत करते हैं और खुल कर करते हैं। तो फिर ये जो दीगर पीपल्स पार्टी की मुखालिफ जमातों का बयानिया है, क्या इसको
पजीराई मिल रही है अवाम में या नहीं मिल रही है, या महज ये सियासी इल्ज़ाम है कि पीपल्स पार्टी इस सारे मामले में शामिल है और उसको एतमाद में लिया गया था? क्योंकि अगर हम वोटों की तादाद देखें तो ये लालचंद साहब 2024 में इन्हें 37,000 ऑलमोस्ट 38,000 वोट मिले थे। इस मरतबा ऑल्दो तमाम जमातें इकट्ठी हो गई थी लेकिन फिर भी 81,000 से ज़ायद वोट मिले। तो कुछ फ़र्क तो पड़ा ना फिर? जी बिल्कुल। और ये कैंपेन मैं आपको बता रहा हूँ, आज जैसे आज पीपल्स पार्टी का जलसा है हैदराबाद में जिससे बिलावल भुट्टो भी खिताब करेंगे, तो जहाँ पीपल्स पार्टी एक और भी और प्राइमरीली इसी इशू पे है। जी इसी इशू के ऊपर। इसका मतलब ये कि जो पीपल्स पार्टी के खिलाफ कैंपेन है वो बुनियादी तौर पे उस इजलास के हवाले से है जिसमें सदर मुमलिकत की सरबराही में वो इजलास हुआ था, और उसके मिनट्स जो हैं वो बड़े मुतनाज़ा हैं कि उसके, क्योंकि खुद पीपल्स पार्टी कह रही है कि उसके मिनट्स गलत रिकॉर्ड हुए। लेकिन सवाल ये है कि वो मिनट्स अगर गलत रिकॉर्ड हुए तो अब तक वो बात प्रेसिडेंट हाउस से उस मिनट्स के हवाले से कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आई है। एक खबर मैं आपको और देता चलूं जो कराची के हवाले से है कि पीपल्स पार्टी के कल रात पीपल्स पार्टी के औरंगी टाउन के यूसी चेयरमैन को कत्ल कर दिया गया टारगेट किलिंग में, और वो मेरा ख्याल 32 साल के थे, और पीपल्स पार्टी खुद अभी इस चीज़ में परेशान है कि वो किस वजह से टारगेट किलिंग का शिकार हुए हैं। आमिर भुट्टो उनका नाम था मज़र साहब। जी। और ये इस लिहाज से क्योंकि पॉलिटिकल जो किलिंग है ये कराची में काफ़ी अरसे बाद इस तरीके से नज़र आया है कि क्या वो, अब ये पता नहीं कि क्या वो किसी पॉलिटिकल राइवलरी का शिकार हुए हैं, किसी पर्सनल राइवलरी का शिकार हुए हैं। लेकिन ये जो नहरों वाला मसला है ये पीपल्स पार्टी के लिए आज भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। इस इलेक्शन से, इस रिजल्ट से ज़रूर उन्हें एक बूस्ट मिलेगा और वो ये ज़रूर कैंपेन करेंगे कि ये नहरों के मसले पे जो कौम परस्त हैं उनकी ये शिकस्त हुई है, और इस मसले पर पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ जो है लोगों को पजीराई मिली है। लेकिन पीपल्स पार्टी को खुद भी पता है ये कि वो उनके लिए अभी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। जो दूसरी जमातें हैं उनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वो एजिटेशन तो करती हैं, रैलीज़ भी निकालती हैं, लेकिन कोई भी जमात, कोई भी कौम परस्त जमात या दूसरी जमातें बशमूल PMLN पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक मुनज़्ज़म सियासी जमात के तौर पे सिंध में काम नहीं करती नज़र आ रही, जिसकी वजह से पीपल्स पार्टी को, लोगों को, जो वोटर है उसके पास कोई चॉइस भी नहीं होती बहुत ज़्यादा। जो पीपल्स पार्टी के पास दूसरी जमात नज़र आती है वो जमीयत उलमा इस्लाम है, जो खासे मुतहर्रिक है और इस इलेक्शन में भी काफ़ी मुतहर्रिक नज़र आए वो। तो पीपल्स पार्टी को एक बाय डिफ़ॉल्ट एडवांटेज रहा है हमेशा से कि उनके मुखालफीन जो हैं वो मुनज़्ज़म नहीं है एज ए पार्टी ऑल्सो और एज एन अलायंस ऑल्सो। GDA ज़रूर मौजूद है, ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस, लेकिन उसकी भी सिवाय इसके कि इस मसले पर उनकी कैंपेन, याद रखेंगे मतलब आप सॉरी बड़े दिनों बाद हमारे साथ हैं, लेकिन मुख्तसर ये भी बता दें कि सदर साहब ने नहरें निकालने की मंजूरी क्यों दी? मतलब पीपल्स पार्टी एक जगह खड़ी है, अब ऑब्वियसली अगेंस्ट ये भी एहतजाज हो रहा है कि सदर साहब ने क्यों इसमें मंजूरी दी है? देखिए, इस पे मुराद अली शाह साहब जो बात कर रहे हैं, मुझे उसमें वजन लगता है कि प्रेसिडेंट जो है वो अप्रूव नहीं कर सकता। ये ज़रूर हो सकता है कि जो मिनट्स हैं उसके सिलसिले में पीपल्स पार्टी बिल्कुल बहुत लेट आई है कि जी मिनट्स गलत रिकॉर्ड हुए हैं, और मुराद अली शाह साहब बिल्कुल इस बात पे फर्म हैं कि जब तक काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट अप्रूव नहीं करेगी, ख़ास तौर पे जो पानी का मसला है उसमें CCI की मंजूरी ज़रूरी है। CCI की मंजूरी के बाद प्रेसिडेंट उस पर साइन कर सकते हैं। और प्रेसिडेंट का जो पार्लियामान से खिताब था उसमें भी इन्होंने कैटेगोरिकली इस मामले पे बात की थी और सजेस्ट किया था कि इसको देखा जाए और इत्तेफाक राय के बगैर ऐसा कोई इकदाम ना उठाया जाए। लेकिन देखिए अब्दुल्ला, मसला यही हो रहा है कि जो मिनट्स हैं वो तो सदर उस इजलास में मौजूद थे और उस इजलास में सदर ने इसको खुलकर अपोज नहीं किया, बल्कि बिल्कुल अपोज नहीं किया इस मामले को, जहाँ तक मुझे याद है। अब ये जो मिनट्स, अब ये बात कहना कि मिनट्स गलत रिकॉर्ड हुए, तो वो मिनट्स किसने गलत रिकॉर्ड किए? और उसकी वजह से अगर हो भी गए थे वो भी बड़ी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, लेकिन उसकी क्लैरिफिकेशन फौरन आ जानी चाहिए अगर दैट इज द इशू के मिनट्स गलत रिकॉर्ड हुए हैं।
यही आप देखें ना, जुलाई 2024 से आज जो है वो अप्रैल 2025 हो गया है। और जब ये इशू खड़ा हुआ उसके काफ़ी अरसे बाद, और जो एडमिट करते हैं, मुराद अली शाह भी एडमिट करते हैं कि हमने इस मसले पर बहुत देर से आवाज़ उठाई, तो प्रेसिडेंट हाउस की तरफ से जो सूरत हाल है वो डाउट क्रिएट करती है। बहुत शुक्रिया आपका मंजर साहब, थैंक यू सो मच। खामोश कंसर्न थी कैटेगोरिकली, उसके बाद ये नहीं हुआ कि प्रेसिडेंट ने कैटेगोरिकली इस चीज को रिजेक्ट कर दिया हो, और यही पीपल्स पार्टी के लिए सबसे मुश्किल सूरत हाल है। जरा देर की इस मामले को उठाने में पीपल्स पार्टी ने, और इसका शायद मुखालिफिन को एडवांटेज हुआ। आज पीपल्स पार्टी का जलसा भी है हैदराबाद में, प्रिसाइसली नहरों के ही मामले पे। सो उसमें सर्टनली उमरकोट की जो जीत है इनकी, उस पर तो बात होगी ही, लेकिन और नहरों के मामले पे क्या मौक़िफ़ आता है? वैसे तो मौक़िफ़ क्लियर कट ही है, अब तो काफ़ी दफ़ा आ चुका है, हर तरफ से आ गया है, चाहे वो चेयरमैन हो या CM साहब हों। लेकिन उनके मुखालिफिन पीपल्स पार्टी के कहते हैं कि प्रेसिडेंट साहब की तरफ से ज़रा इब्हाम की वजह से इशू क्रिएट हुआ। अच्छा जी, बट वी नीड टू मूव ऑन फ्रॉम दिस। और HPL PSL 10 में कल आराम का दिन था। आपको पता ही कल कोई मैच नहीं हुआ था। कराची किंग्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स जो हैं उनके दरमियान आज कराची में मुकाबला होगा। दोनों टीमों ने 2-2 पॉइंट्स हासिल कर रखे हैं और अब कराची और पिंडी से मैचेस खत्म होने जा रहे हैं और अगले हफ्ते से PSL का मेला मुल्तान और लाहौर में सजेगा। एंड देन आपको पता है कि जब वहाँ चली जाती है बात, तो फिर हमारी एक्सपेक्टेशन उस लिहाज से अप हो जाती है कि शायकीन ज़रूर आएंगे और होपफुली स्टेडियम्स जो हैं वो भरेंगे। NDMA और महकमा मौसमियात ने ऑल्दो आने वाले दिनों में पंजाब में शदीद गर्मी और हीट वेव की पेशगोई कर रखी है। दोनों शहरों में, और खासतौर पर मुल्तान की गर्मी आपको पता ही है, होश उड़ा देने वाली गर्मी तो लेजेंडरी है। इस लिहाज से खिलाड़ियों को मौसम की सख्ती का बड़ा चैलेंज दरपेश होगा। खिलाड़ियों को जहां अपनी टीमों को जितवाने के लिए जान लड़ानी पड़ेगी, वहां खुद को भी इंजरी से बचाना होगा। और इतनी गर्मी में पसीना एंड हीट एंड टेम्परेचर्स का अलग होना, इंडोर आउटडोर, बहुत आपके इंजरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। फवाद आलम साहब हमारे साथ बातें करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका फवाद भाई। बाकी बातों पे आने से पहले, सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे कि इस वक्त बाबर की ज़ल्मी और रिजवान साहब की सुल्तान पॉइंट्स टेबल में नीचे नंबर्स पे हैं सबसे ज़्यादा। आपको लगता है कि टीमें टर्न अराउंड कर सकती हैं? अभी भी मौका है मौजूद? देखिए, दोनों बड़ी टीमें हैं और बैट्समैन की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है। यस, अभी टू अर्ली है क्योंकि अभी 2 मैचेस हुए, इतने ज़्यादा मैचेस नहीं हुए। और मुल्तान सुल्तान ने हमेशा वो पिछले 2 साल से, लास्ट 2 ईयर से तो बहुत ज़बरदस्त खेलती हुई आई है, तो इसलिए उनकी परफॉर्मेंस जो है सवाल निशान आ रही है कि वो स्टार्ट वो अच्छा लेते हैं। अभी इस दफ़ा उनको स्टार्ट अच्छा नहीं मिल सका, बट रिजवान है उधर, थिंक टैंक, और ज़ाहिर है बाबर है ज़ल्मी में, तो टाइम लगता है। लेकिन ऐसी टीमों को ये है कि अगर कॉम्बिनेशन का बन गया और एक क्लिक इन लोगों को मिल गई तो ये आगे आने वाले मैचेस में अच्छा करेंगे। इवन के जो है सामने वाली टीम को टफ टाइम भी देंगे, क्योंकि बड़े प्लेयर हैं, इनको पता है इतनी मुश्किल से किस तरह निकलना और अपनी टीम को किस तरह निकालना है। अच्छा, अब ये भी बताइएगा कि अभी तो कराची पिंडी में मैचेस हैं, चलें ठीक है वो हो गया। इसके बाद अगला स्पेल जो है वो लाहौर और मुल्तान में होना है, और जिन दिनों में मैचेस होने हैं उन दिनों में टेम्परेचर जो है वो 40 से ऊपर रहने का इम्कान है। और हम वैसे भी बात करें कि टेम्परेचर मतलब कुछ डिग्रीज देन नॉर्मल वैसे ही ऊपर जा रहा है, तो कितना मुश्किल होगा ये तमाम खिलाड़ियों के लिए, या फिर वो इन कंडीशंस के यूज्ड टू होते हैं? देखिए लाहौर और अभी जो पिंडी में भी है, क्योंकि मैचेस देखें रात में हो रहे हैं तो फ़र्क पड़ता है, बट इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट यस, 40 डिग्री होगा तो उसका फ़र्क तो पड़ेगा। और जो दोपहर वाला ख़ास तौर पे मैच है उस पर ज़्यादा थोड़ा सा फ़र्क पड़ सकता है। लेकिन प्रोफेशनल क्रिकेटर्स हैं तो इतना ज़्यादा मायने नहीं रखती, क्योंकि ज़ाहिर है सब दुबई भी खेलें, इवन जैसे चैम्पियंस ट्रॉफी भी हुए और भी मैचेस दुबई में भी खेलते हैं। श्रीलंका में बहुत ह्यूमिडिटी होती है, तो प्लेयर इस चीज़ को आराम से एडजस्ट कर लेता है। मुश्किलात हैं, बट सरफेस भी चेंज होगी प्लेयर्स के लिए और कंपटीशन भी अच्छा होगा, क्योंकि ज़ाहिर है जो लाहौर की विकेट होगी और मुल्तान की विकेट होगी वो टोटली डिफरेंट है कराची और पिंडी की। मेरे ख्याल से दोनों चीज़ें मुश्किल होती है, इवन फील्डिंग भी मुश्किल होती है। बट बैटिंग के देखें, बैटिंग का एक अलग चीज़ है, क्योंकि ज़ाहिर है आपकी उसमें भी एनर्जी लगती है। फास्ट बॉलिंग के लिए ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि जितनी गर्मी होती है स्वेट ज़्यादा होता है, पसीना ज़्यादा निकलता है, बॉल को ग्रिप करना भी थोड़ा मुश्किल होता है। पर मेरे ख्याल से अभी टू अर्ली है, इतना ज़्यादा उसको उसमें फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अभी इतनी ज़्यादा जो है उस गर्मी ह्यूमिडिटी, क्योंकि पाकिस्तान में ह्यूमिडिटी इतनी ज़्यादा नहीं होती,
तो इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा प्लेयर को, जितने भी प्लेयर्स हैं हमारे, क्योंकि रात में आप कुछ भी कर लें, पाकिस्तान में रात का मौसम अच्छा हो जाता है। 6 बजे के बाद मौसम अच्छा हो जाता है और रात का मैच तो शुरू ही 8 बजे होता है। पंजाब में जरा ह्यूमिडिटी जुलाई ऑनवर्ड्स मानसून के मौसम में शुरू होती है। कराची आए तो पता चले। अब भी बताइएगा फवाद भाई कि अब हमारे अपने स्टार्स हैं, इंटरनेशनल खिलाड़ी भी हैं, तो सबको फिट रखना हर टीम मैनेजमेंट की जिम्मेदारी बनती है। मतलब वो कोशिश तो उनकी यही होगी। क्या वक्त आ गया कि अभी से प्लेयर्स रोटेशन शुरू कर दी जाए, कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज लेकिन उस जमीन में भी करना पड़ेगा फिर? देखिए ये कहना गलत होगा कि लाइक अब जैसे प्लेयर है, प्लेयर के खुद के ऊपर जो है डिपेंड करता है कि वो अपने आप को फिट रखे। ये किसी की वो क्या कहते हैं ना, किसी की जिम्मेदारी नहीं है, प्लेयर की जिम्मेदारी है वो अपने आप को फिट रखे और उसको पता होना चाहिए कि वो कितनी उसकी एनर्जी लग रही है, कितना उसको खेलना है, कब उसको रेस्ट करना है और किस तरह रेस्ट करना है, कितनी उसको ट्रेनिंग करनी है। आगे जो मैचेस आ रहे हैं, आगे जो टूर्नामेंट्स आ रहे हैं, इवन लीग खेलता है या पाकिस्तान के लिए खेलता है, डोमेस्टिक क्रिकेट खेलता है, उसके पास सारा जो है स्ट्रक्चर होता है। तो आई थिंक प्लेयर के ऊपर डिपेंड करता है, ये किसी मैनेजमेंट के ऊपर ज़्यादा डिपेंड नहीं करता। जब तक प्लेयर खुद नहीं चाहेगा, मैनेजमेंट भी कुछ नहीं कर सकती। और प्लेयर्स को सब कुछ, आजकल के ज़माने में तो सब कुछ पता है प्लेयर को, और इजीली उनको सारी चीज़ें बताया भी दी जाती है। एज अ ट्रेनर, जो ट्रेनर भी होते हैं, आपके पर्सनल ट्रेनर भी होते हैं, इवन सबने अपने अपने पर्सनल ट्रेनर भी रखे हुए हैं। तो ये प्लेयर की जिम्मेदारी ज़्यादा है निस्बत मैनेजमेंट के। मैनेजमेंट आपको सपोर्ट कर सकती है उसमें, यस, अगर प्लेयर को सपोर्ट ना करे फिर प्लेयर कह सकता है, लेकिन मैनेजमेंट सपोर्ट करेगी, करना प्लेयर नहीं है। शुक्रिया आपका फवाद, थैंक यू। इंटरेस्टिंग। अच्छा, अभी अहमद शहजाद में हमारे साथ मौजूद हैं, जरा बातें करते हैं कुछ अहमद शहजाद से, क्योंकि क्या हाल है आपका, कैसे हैं आप अहमद? अच्छा, ये बताएं कि पाकिस्तान सुपर लीग के बड़े ज़बरदस्त मैचेस तो चल ही रहे हैं और एक चीज़ जो सामने आई है वो है कि बड़े हाई स्कोरिंग मैचेस हैं, सो दैट इज़ वेरी गुड। क्या वजह है इसकी? तो ये बताएं, क्या विकेटें अच्छी मिल रही हैं या बॉलिंग क्वालिटी आपको लग रहा है वो कहीं ना कहीं कुछ हमारी टीमों की कम हुई है? देखिए, जब तक हम भी खेल रहे थे ना, तब भी थोड़ी सी बॉलिंग क्वालिटी बेटर थी और दुनिया के जो है लोग आके बोलते थे, अच्छे बॉलर्स आ रहे थे, पाकिस्तान के अपने बॉलर्स भी फॉर्म में थे, यंगस्टर्स भी अच्छे थे, तो तब तक तो काम चल रहा था बॉलिंग का। अब हो ये रहा है कि बॉलिंग क्वालिटी भी नीचे चली गई है, विकेट्स तो पाकिस्तान के हैं ही बड़े ज़बरदस्त। क्या आप सिर्फ बल्ला लगाते हैं गैप के अंदर और वो 4 होता है, हल्का सा बॉल आपके एरिया में आए, आपने लिफ्ट किया, वो 6 होता है। एक तो विकेट अच्छे प्लस बॉलिंग क्वालिटी नीचे, फिर उसके बाद बाउंड्रीज छोटी बाउंड्रीज है। और आप देखें कि एक एक गेम के अंदर 2-2 सेंचुरियां भी होती हुई नजर आई हैं। मैं सरप्राइज हूँ अभी तक कि इतनी सेंचुरीज अभी तक हुई नहीं। 3 सेंचुरीज हुई हैं, अभी तक हो गई हैं, जो कि पहले बहुत मानी जाती थी। लेकिन जो अब स्टैंडर्ड रह गया हुआ है हमारी बॉलिंग का, जो पिचेस हैं और छोटी बाउंड्रीज हैं, मैं चाहता हूँ कि इन पिचेस पे, इन बॉलिंग के अगेंस्ट ज़्यादा सेंचुरीज देखने को मिले। और अभी आने वाले वक्तों में आप देखेंगे कि आपको सेंचुरीज देखने को मिलेंगी। जब इस तरह की कंडीशंस होती है ना, फिर आपके बार्स भी ऊपर चले जाते हैं। पहले जिस तरह अगर बॉलिंग तगड़ी है, बाउंड्रीज बड़ी हैं, पिचेस थोड़ी डॉजी हैं, तो फिर इंडिविजुअल ये होता है कि अच्छा यार, इस तरह की सिचुएशन है, मेरे पास 10-12 गेम्स हैं, मैंने 350-400 स्कोर करना है, 300 स्कोर करना है। लेकिन जब इस तरह की बॉलिंग, फ्लैट पिचेस, छोटी बाउंड्री हो, तो फिर आपके बार्स रेज होते हैं कि अच्छा यार 600 करना है, 650 करना है, बिकॉज आप नहीं करेंगे तो दूसरे जरूर कर रहे होंगे। इसी तरह आपका बार भी रेज होता है, यही परफॉर्मेंसेज आपकी काउंट होंगी इस हिसाब से, और प्लस आपकी लीग को भी 4 चांद लगाने की बात हो रही है यहाँ पे। अब अहमद भाई, लेकिन मुश्किल होगा क्योंकि कंडीशन ज़रा टफ होने वाली हैं। बैटर्स बॉलर्स के लिए एक बड़ा चैलेंज ये है कि मौसम बड़ी तेज़ी से तब्दील हो रहा है। पिंडी कराची में तो गर्मी है ही, लेकिन लाहौर मुल्तान में भी 40 से ऊपर ही, और वो बड़ा बर्दाश्त से बाहर होता है वहाँ का। हो जाता है एकदम से मौसम। सो कितना टफ हो सकता है ये मौसम सब खिलाड़ियों के लिए, इंटरनेशनल एंड ऑब्वियसली हमारे अपने? नहीं जी, एथलीट के लिए कोई ऐसा है नहीं। आपको जितनी गर्मी हो उतना मजा आता है। और जब हमने बारिश होते हुए भी देखी, तब भी बड़ा जबरदस्त पिच खेला, 200 स्कोर हुआ। स्कोर करने वाले होने चाहिए, एडजस्ट करने वाले होने चाहिए, और एज अ प्रोफेशनल एथलीट वी गेट पेड टू डू दैट। और हमारी बॉडी, हमारा ब्रेन, हमारे मसल्स बचपन से इस चीज के यूज्ड टू हैं, सो आई डोंट थिंक इतना इशू होना चाहिए। We are happy to hear that. Obviously they are used to, or rather they should be used to these kind of conditions. अहमद, ये भी बताएं कि अब तक जो मुकाबले हुए हैं, बड़े इब्तिदाई दिन से ही, लेकिन टीमों की स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस जो हैं वो तो नज़र आ जाती हैं। तो ये सामने रखते हुए आपको कौन सी 2 टीमें ऐसी लग रही हैं जिनका टॉप 4 में जाना मुश्किल होगा? मतलब नज़र आ रही हैं कौन सी टॉप 4 में जा सकती हैं, आप बताएं कौन सी नहीं जाएंगी?
तो इस करंट देखिए, इट्स टू अर्ली, अभी तो कोई भी चीज़ कहना बहुत कबलस वक्त है। मेरा नहीं ख्याल है कि दिस इज़ द राइट टाइम कि इस बारे में प्रेडिक्ट किया जाए कि कौन नहीं पहुंचेगा। हाँ, कौन पहुंचेगा इस बारे में ज़रूर बात हो सकती है। आई थिंक इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है वन ऑफ दोज टीम के जिन्होंने अपना राइट जो है ना फुट फॉरवर्ड रखा है फ्रॉम द वर्ड गो, विच इज़ रियली इंपॉर्टेंट। लीग्स के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जल्दी कॉम्बिनेशन बनाना कंडीशंस के हिसाब से और फिर उस कॉम्बिनेशन को अंदर भेजना और वो अच्छे प्लान्स एग्जीक्यूट कर सकें। तो आई थिंक अभी तो सिर्फ और सिर्फ इस्लामाबाद की तरफ से उनके भी चंद इंडिविजुअल्स की तरफ से हमें देखने को मिला है, जिसमें से एक्सेप्शनल प्लेयर बन के सामने आए हैं साहिबजादा फरहान, जो कि एक सेंसेशनल जिनकी फॉर्म लगी हुई है और पिछले 1.5 महीने के टाइम अहमद यू गॉट इट। आपने तो बता ही दिया, लेकिन अभी हमने जैसे कहा ना कि इब्तिदाई मैचेस हैं, वी आर गोइंग टू गिव एवरीबडी ए चांस इंशाल्लाह। मतलब ये ज़रा सुने, मतलब ऐसी चीज़ें होती हैं ना तो आप ज़रा क्वेश्चन करना स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे कि आपको बताएं कि सिंध भर में मलेरिया के केसेस में तेज़ी से इजाफा तो हो ही रहा है, जिसमें तशवीश की बात यह है कि एक मरीज़ ऐसा भी सामने आया है जो दिमागी मलेरिया यानी सेरिब्रल मलेरिया का शिकार है। आई हैव नेवर हर्ड दिस बिफोर। सेरिब्रल मलेरिया दिमाग का 1 जनवरी से 16 अप्रैल तक सिंध भर में मलेरिया के 20,057 केसेस सामने आ चुके हैं और सिर्फ कराची की बात करें तो 1 जनवरी से 16 अप्रैल तक 201 केसेस रिपोर्ट हुए। उधर लाहौर में कोरोना वायरस की अलामतों से मिलता जुलता फ्लू वबा की सूरत इख्तियार कर गया है। लोगों की बड़ी तादाद फ्लू से मुतासर हो रही है। हर घर के 3 से 4 अफराद फ्लू में मुब्तला हो रहे हैं। हालिया 2 दिनों में लाहौर में 35% मरीज फ्लू, नज़ला, जुकाम, बुखार में मुब्तला हुए हैं। इसी पे हमने बात करनी है और यहीं रुक जाएं क्योंकि पूछ लेते हैं ना, हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हमारे साथ हैं जॉइनिंग अस फ्रॉम और उमे फरवा। उमे फरवा जरा बताएं कि ये हो क्या रहा है, क्योंकि अगर देखा जाए तो रिवायती सीज़न तो शायद ये नहीं है फ्लू का, फिर ये लाहौर से क्या इतलात आ रही हैं, किस तरह है, क्या है, हाँ किस तरह के फ्लू केसेस आए हैं? जी, लाहौर में भी दूसरे शहरों की तरह जो है फ्लू का वायरल इन्फेक्शन बहुत तेज़ी से फैल रहा है और तिब्बी माहिरीन के मुताबिक इसके फैलने की सबसे बड़ी वजह ये है मौसम, क्योंकि मौसम के अंदर बहुत ज़्यादा तब्दीली इस साल देखने में आई और यही वजह है कि फ्लू का वायरल इन्फेक्शन लोगों में बहुत तेज़ी से फैल रहा है। और शायद ही कोई ऐसा घर हो जो अभी तक वहाँ पर आपको फ्लू और नज़ला, ज़ुकाम और बुखार के मरीज़ ना दिखाई दें। अच्छा, अगर हम बात करें सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में कितने मरीज़ डेली के रिपोर्ट हो रहे हैं, सरकारी तौर पर तो 20% ऐसे मरीज़ आ रहे हैं, लेकिन जो प्राइवेट हॉस्पिटल है उनमें 30 से 35% लोग जो हैं नज़ला, ज़ुकाम, बुखार और जिस्म में दर्द और इसके अलावा कोविड की अलामात के साथ लोग आ रहे हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल के जो डॉक्टर्स हैं उनका ये कहना है कि कोविड वाली अलामात पाई जा रही हैं, जिसकी वजह से मरीजों को दाखिल भी किया जा रहा है, लेकिन कोई ऐसी सीरियस कंडीशन नहीं। कोविड के टेस्ट इसलिए नहीं करवाए जा रहे क्योंकि कोविड का जब टेस्ट होगा उसमें नेगेटिव तो वो आएंगे, यानी उनमें कोविड तो उनकी अलामात तो पाई जा रही हैं, इसलिए लोगों को डरे ना या खौफ ज़्यादा ना हो जाए, इस वजह से लोगों को टेस्ट नहीं करवाया जा रहा, लेकिन अलामात कोविड से मिलती जुलती हैं। सरकारी सतह पे जो हॉस्पिटल्स हैं उनके जो डॉक्टर्स हैं उनकी इंतजामिया का यही कहना है कि 20% लोग हमारे पास आ रहे हैं नज़ला, ज़ुकाम के वायरल इन्फेक्शन से, लेकिन उन्हें आम टैबलेट्स दी जा रही हैं, जैसे बुखार की टैबलेट है, उसके अलावा एक एंटी एलर्जिक दी जा रही है, जिससे वो चंद दिनों के बाद 3 से 6 या 7 दिनों के अंदर जो है वो ठीक हो जाते हैं, कोई एंटीबायोटिक खाने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा तमाम डॉक्टर्स जो हैं वो लोगों से यही कह रहे हैं कि वायरल इन्फेक्शन जो फ्लू का है वो एक से दूसरे में मुंतकिल हो रहा है, और चूंकि गर्मी जो है वो बढ़ती ही चली जा रही है और हीट वेव भी आ रही है, लोग एक तो मास्क लाजमी पहने ताकि वो जो जरासीम एक से दूसरे में जा रहे हैं वो भी उसमें कंट्रोल जो है वो मुमकिन हो सके। तो लोग जो है ठंडी जगहों पे रहें, सायादार जगहों पे रहें, गर्मी से अपने आप को बचाएं, तो उस सूरत में ये जो फ्लू का वायरस है उससे हम बच सकते हैं। बहुत शुक्रिया। ये जो मास्क वाली आपने बात की ना, थैंक यू वेरी मच उमे फरवा, आपने कर दी। भाई लोगों मास्क पहनो, सालों गुजर गए हैं इस बात को, और देखिए कितनी बचत होती है मास्क से, तो ऑलरेडी पहन ले, मतलब दैट्स द ओनली प्रिकॉशन दैट यू कैन टेक। ज़रा आगे भी चलते हैं और शवाला असलम ने हमें कराची से ज्वाइन किया, हमारी कॉरेस्पॉन्डेंट है। शवाला, इससे पहले भी ये खबर आ रही थी कि सिंध भर में इस बार मलेरिया के मरीज़ों की तादाद जो है वो बढ़ रही है, लेकिन अब ये कोई सेरिब्रल मलेरिया जिससे हम काफ़ी परेशान हो गए, ये कितना ख़तरनाक है, क्या है ये? देखिए, जैसे गर्मी की शिद्दत में इजाफा होता जा रहा है, हम ये देख रहे हैं कि जो मलेरिया के केसेस हैं वो भी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। मजमूई तौर पर अगर हम बात करें तो 1 जनवरी से 16 अप्रैल तक सिंध भर में मलेरिया के 20,000 से ज़ायद केसेस हैं
वो रिपोर्ट किए गए हैं। अब अगर हम सेरिब्रल मलेरिया की बात करें तो ये कोई नए किस्म का मलेरिया नहीं है, बल्कि ये मलेरिया की ही एक किस्म है। अब इसमें ये होता है कि मजमूई तौर पर अगर हम देखें तो नॉर्मली जो मलेरिया होता है, वो जो मलेरिया के जरासीम होते हैं वो सिर्फ ब्लड में ही मौजूद रहते हैं, लेकिन जब ये जरासीम ब्लड से मुंतकिल होकर दिमाग तक पहुंच जाते हैं तो फिर ये सेरिब्रल मलेरिया कहलाता है। हैदराबाद में ऐसे एक केस रिपोर्ट हुआ जिसमें जो शख्स है उसको अस्पताल भी मुंतकिल किया गया। और इसके साथ ही अगर हम कुछ स्टैट्स की भी बात करें तो कराची में एज़ कम्पेयर टू बाकी जो डिवीजन उसके मुकाबले कम केसेस हैं। 201 केसेस जो कराची में हैं वो अब तक 16 अप्रैल तक रिपोर्ट हुए हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो केसेस हैं वो 7000 से ज़ायद हैदराबाद से भी रिपोर्ट हुए हैं। और बाकी डिस्ट्रिक्ट्स और बाकी डिवीजन के भी कुछ यही सूरत हाल है कि हर जगह कहीं पर 4000 से ज़ायद केसेस हैं और कहीं पर 1000 से ज़ायद जो केसेस हैं वो हुए हैं। अच्छा, ये केसेस तो रिपोर्ट हुए हैं। मच्छर की ब्रीडिंग का सीज़न आपको पता है, मौसम बदलती है, अब तो वैसे 12 महीने ही रहता है, सो वही अगेन एहतियात करनी पड़ती है। कुछ बंदोबस्त किया जा रहा है हुक्काम की तरफ से? माहिरीन क्या मशवरा दे रहे हैं? कहीं स्प्रे वगैरह हो रहे हैं? मलेरिया से कैसे बचें? ज़ाहिर है मच्छर से बचना है, मलेरिया से बचना है तो देखिए अभी ये ट्रांसमिशन सीजन है, मतलब अभी से ये ट्रांसमिट होना स्टार्ट हो रहा है, ट्रांसमिशन सीजन है। तो अभी इतना ज़्यादा अगर देखा जाए तो इसके पीक अभी बहुत आएगा, क्योंकि अभी बारिशें भी होंगी और काफ़ी ज़्यादा अभी गर्मी भी पड़ेगी। तो जो गर्मियों में ह्यूमिड वेदर में जो इसकी अफजाइश है मच्छरों की वो काफ़ी ज़्यादा होती है। इसका जो मेन वजूहत जो इसकी वो यही होती हैं कि जो गड्ढे होते हैं उनमें पानी जो मौजूद रहता है, गंदी जगहें होती हैं, वहाँ पर ये जो मच्छर हैं मलेरिया के वो अफजाइश पाते हैं और ये इसकी बड़ी वजूहत में से एक है। अब अगर हम बात करें कि क्या एहतियाती तदाबीर हैं जो इंडिविजुअल तौर पर और मजमूई तौर पर भी जो हुकूमत उनकी तरफ से किए जा रहे हैं, तो एज यूजुअल हमने देखा कि जो गवर्नमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा स्लो हमें दिखाई दे रही है। जो अगर एक्सटर्नल फ्यूमिगेशन की बात करें तो वो महकमा सेहत यही कहती हैं कि वो जो फ्यूम्स हैं वो हवा में उड़ जाते हैं, लिहाजा वो इतनी इफेक्टिव नहीं होती है। अभी अगर हम महकमा सेहत से हमने इस हवाले से मौक़िफ़ भी लिया था कि क्या तैयारियां हैं, क्योंकि अब ये ट्रांसमिशन और आपने जो ये बात की है ना, अभी तो बारिशों वाला सीजन ही नहीं है, बावजूद अगर ये हालात हैं तो फिर तो हम कहेंगे प्रिकॉशन ही हो सकता है। तो वैसे तो किसी चीज़ में भी, बट यू नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल। ये मैं बाय द वे सेरिब्रल मलेरिया के बारे में भी, क्योंकि मेरा एकदम से इंटरेस्ट आ गया तो पढ़ना स्टार्ट होगी, जिसमें जो सिम्टम्स है ना उसमें ऑल्टर्ड मेंटल स्टेट है। पहली चीज़ जो पता चलता है, कन्फ्यूजन एक हो जाती है, जॉ लॉक हो रहा है, ग्राइंडिंग ऑफ टीथ, ये सारी मतलब इट्स ऑलमोस्ट लाइक दिस से फेटल, बट वी डोंट वांट टू से दैट। इसके बारे में हम जरा मजीद किसी डॉक्टर से बात करेंगे, बिकॉज वी डू वांट टू टॉक अबाउट इट। हम तो डॉक्टर नहीं हैं, तो बहुत सवाला भी नहीं है, तो हम इसके बारे में क्या ही बता सकते हैं। देखिए घबराना नहीं है भाई, एहतियात करनी है भाई, मच्छर से बस बचाव रखें अपना। और पाकिस्तान दुनिया के उन खुशकिस्मत ममालिक में शामिल है जहाँ हमें समुंदर दस्तयाब है और एक बड़ा साहिल भी है और बहुत सी बंदरगाहें भी हैं। और इस नेमत के साथ ये एक कौमी और आलमी जिम्मेदारी भी है कि पाकिस्तान अपनी समुद्री हदूद की हिफाजत के साथ साथ मैरीटाइम सिस्टम और समुद्री माहौलियात का भी ख्याल रखें। एंड वी आर वेरी वेरी कॉन्शियस अबाउट इट, अबाउट आवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एज वेल। आपको बताएं कि इंडियन ओशन के इस सिस्टम को रवा रखने के लिए 2008 में इंडियन ओशन नेशनल सिम्पोजियम की बुनियाद रखी गई थी, जिसका इनेकाद जो है वो हर दूसरे साल एक्चुअली होता है। और पाकिस्तान 2014 से इसका मेंबर है और इस बार आयंस प्रेपरेटरी वर्कशॉप कराची में हो रही है। 21 अप्रैल से शुरू होने वाली इस तो रोज़ा वर्कशॉप में क्या कुछ होगा, कौन कौन आ रहा है, इस सिंपोजियम में क्या होता है, इस वर्कशॉप के क्या मकासद हैं, इसी पे बात करते हैं। पाकिस्तान नेवी के कैप्टन माउज़ अकरमा हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया कैप्टन साहब, आपने वक्त दिया। कैप्टन साहब बता दीजिए, इंडियन ओशन नेशनल सिंपोजियम क्या मकसद है इस सिंपोजियम का, क्या हासिल करता है ये सब लोग मिलकर जब गुफ्तगू करते हैं, तो व्हाट्स द टारगेट? थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी, इट्स रियली एन ऑनर फॉर मी टू रिप्रेजेंट पाकिस्तान नेवी इन योर प्रोग्राम। थोड़ा सा मैं इंडियन जो नेवल ओशन सिंपोजियम है इसके बारे में थोड़ी डिटेल से पहले मैं थोड़ा सा एक बैकग्राउंड भी बताना चाहता हूँ कि बाय वर्च्यू ऑफ द नेचर ऑफ जॉब जो नेवीज़ हैं दुनिया में, इनकी थोड़ी सी जो आउटरीच है वो ग्लोबल होती है कंपेयर टू अदर फोर्सेस, और ये दे आर मोर कनेक्टेड। जैसे हम कहते हैं ना कि ओशंस कनेक्ट वर्ल्ड, तो इसी तरह नेवीज़ जो है ना दे आर मोर कनेक्टेड रहती हैं। इसी तरह आप इंडियन ओशन पे अगर आएँ तो इंडियन ओशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीजन ऑफ द वर्ल्ड, जिसमें से आप कहें कि वेरी सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ जो ट्रेड है इस वक्त वो इंडियन ओशन से हो रहा है। 40% ऑफ वर्ल्ड एनर्जी रिसोर्सेज इस वक्त इंडियन ओशन में है, और तकरीबन 1/3 ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन आर लिविंग इन द लिटोरल्स ऑफ द इंडियन ओशन। तो जस्ट बताने का ये मकसद था कि दे आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो जो इंडियन ओशन में जो इस वक्त सारी जो कंट्रीज़ हैं, नॉट ओनली द लिटोरल स्टेट्स बट बाकी कंट्रीज ऑलवेज रिमेन
conscious about the safety, stability and security of the Indian Ocean, because they all want the free flow of trade for that matter. अच्छा, ये थोड़ा सा काफ़ी कंट्रीज़ में जो रीजनल कंट्रीज़ हैं ये सोच पाई जाती थी कि एक ऐसा फोरम होना चाहिए जहाँ पे हम बैठकर जो है आपस में रीजनल कंट्रीज़ अपनी जो रीजनल इश्यूज़ हैं उनको डिस्कस कर सकें, इरिस्पेक्टिव ऑफ कंट्रीज़ पॉलिटिकल डिस्प्यूट्स और अदर इश्यूज़। सिंपली यहाँ पे नेवल जो फोर्सेस हैं वो आपस में बिल्कुल नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स के ऊपर बात कर सकें, एक्सपीरियंस एक्सचेंज कर सकें। तो जैसे आपने बताया 2008 में इस इंडियन नेवल ओशन सिंपोजियम का क़याम अमल में आया, और जो इसके जो पहले मकासद रखे गए इसको बनाने के, उसमें सबसे बात ये थी कि जो मैरीटाइम सिक्योरिटी है कोऑपरेशन उसको फ़रोग दिया जाए बिटवीन दी जो भी लिटोरल स्टेट्स हैं इंडियन ओशन की, उसको एक ऐसा फोरम दिया जाए जिसमें डायलॉग इंश्योर की जाए, जितने भी हमारे रीजनल इश्यूज़ हैं जिसमें रीजनल कंट्रीज़ बैठ के आपस में बात करें, और जो कंट्रीज़ की रीजनल कंट्रीज़ की पार्टनरशिप है आपस में ताल्लुकात हैं उसको बेहतर। अच्छा, तो इस वर्कशॉप में आप कितने मुल्कों के नुमाइंदे जो हैं वो आएंगे? बेसिकली इस वक्त जो टोटल मेंबर स्टेट्स हैं इस इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम के वो 34 हैं, जिसमें 25 मेंबर्स हैं। मेंबर्स वो होते हैं जो जिनका ताल्लुक बिल वास्ता या बिला वास्ता इंडियन ओशन के साथ है, और ऑब्जर्वर्स वो हैं जिनका कोई ना कोई इंटरेस्ट होता है, दे आर नॉट डायरेक्टली पार्ट ऑफ द इंडियन ओशन बट कोई ना कोई दे डोंट इवन टच इट ऑब्वियसली। जी बिल्कुल, तो उसमें तकरीबन 34 नेशंस को हमने इनवाइट किया है। वी आर होपफुल इंशाल्लाह ताला मोर देन 25 नेशंस विल लाइकली टू पार्टिसिपेट इन दिस इवेंट। ज़बरदस्त। तो ये होगा 2 डे इवेंट है? जी, ये 21 और 22 अप्रैल को कराची में हम मुनक्किद कर रहे हैं। बेसिकली अगर मैं थोड़ा सा आपको बताऊं, जो प्रिपरेटरी वर्कशॉप है जो मेनली जो एक नेवल सिंपोजियम का कॉन्स्ट्रक्ट है ये 2 साल में कंडक्ट होता है। एक हम रीजन वाइज हमने कंट्रीज डिवाइड किए हुए हैं, एक रीजन जो है वो चेयर ले लेता है और उसके बाद 2 साल के लिए वो उसमें कंडक्ट करता है। इसकी थोड़ी सी जो है ना वर्किंग ग्रुप्स हैं, डिफरेंट मेंबर्स हैं, तो उस 2 साल में वो वर्किंग ग्रुप्स एक इंफॉर्मेशन शेयरिंग की है, एक ह्यूमन रिसोर्स एंड जो डिजास्टर रिलीफ है, और तीसरा एक और कंस्ट्रक्ट है इसका जिसमें मैरीटाइम सिक्योरिटी शामिल है। तो उन्होंने जो काम किया होता है वो इस प्रिपरेटरी वर्कशॉप में आके टेबल करते हैं ताकि सारी मेंबर स्टेट को पता चले कि उन्होंने क्या काम किया। कैप्टन साहब, बेस्ट ऑफ लक विद दैट। और डेलीगेट्स आ रहे हैं, बहुत सारे गैर मुल्की मेहमान हैं, सो आई एम श्योर के थैंक यू फॉर बीइंग विद अस, बेहतरीन तरीके से उन्हें एंटरटेन करते हैं हमारी मेहमान नवाजी, सो तो सब इम्प्रेस हो ही जाते हैं। हम बहुत शुक्रिया आपका सर, यू हैव विद अस इन द स्टूडियोज। और लेकिन उससे पहले एक बात कर लेना, मतलब जो हमारी कोई अचीवमेंट हो तो हमें बात तो करनी चाहिए। पाकिस्तान वुमेन्स क्रिकेट टीम ने रवां साल भारत की मेजबानी में होने वाले आईसीसी वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर लिया है, और लड़कियां कहती हैं आखिरी मैच भी जीतेंगे और फिर जाएंगे सर उठा के टूर्नामेंट। अभी भी सर उठा के जाएंगी वैसे, मतलब ऑनेस्टली और कॉन्फिडेंस के साथ हमारी वुमेन क्रिकेटर्स ने हमें बहुत खुश किया, और यहाँ हम कुछ हफ्तों से ये बात कर रहे हैं कि अगर क्रिकेट की बात करनी है ना, दिस इज द टीम दैट वी शुड बी लुकिंग अप टू। वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स इवेंट में पाकिस्तान वुमेन्स ने थाईलैंड को भी 87 रन से हरा दिया, और ग्रीन शर्ट्स ऑफ कोर्स क्योंकि वो हराते ही चले आ रहे हैं, तो ग्रीन शर्ट्स ने जी 6 विकेट पर 205 रन बनाए। अच्छा, वी विल नॉट गेट इनटू द डिटेल्स बिकॉज वी नो दैट वी हैव क्वालिफाइड एंड वी हैव डन वेल। तो ये हम इससे ये घंटे का आगाज करना चाहते थे, लेकिन उसके अलावा भी बहुत बातें हैं जो हमने करनी है, सो लेट अस बिगिन हियर। लेकिन आपको पता ही है भारत में जब भी टूर्नामेंट होगा इस आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के बाद ये तय नहीं है, और ये तय है इनफैक्ट कि हम भी नहीं जाएंगे वहाँ पे, तो तय हो गया न्यूट्रल वेन्यू पर ही ये मैचेस भी पाकिस्तान के खेले जाएंगे, तो न्यूट्रल बेस होगा हमारा जिसपे हम ये खेलेंगे। बट एनीवे, मूविंग ऑन एंड गोइंग ऑन टू अ टोटली डिफरेंट टॉपिक, आपको बताएं पाकिस्तान की मईशत को दुनिया के दीगर तरक्की पजीर ममालिक की तरह कई चैलेंजेस का सामना तो है, जिनमें एक अवामी सतह पर मालियाती नाख्वानदगी भी बड़ा मसला है। मालियाती ख्वानगी यानी फाइनेंशियल लिटरेसी इसको अंग्रेजी में कहते हैं। इसके बगैर आज के मौजूदा डिजिटल दौर में कारोबारी और माशी सरगर्मियों से आगही नागुज़ीर है, और पाकिस्तान स्टेट बैंक के ज़ेरे एहतमाम हर साल की तरह इस साल भी हफ्ता मालियाती ख्वानगी यानी कि पूरा हफ्ता है ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी इंफॉर्मेशन वो मनाया जा रहा है। कराची समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में वर्कशॉप्स, सेमिनार्स और प्रोग्राम्स हो रहे हैं, जिसमें मुल्क भर के बैंक्स, कारोबारी इदारों, स्टॉक एक्सचेंज के माहिरीन समेत दर्जनों मुल्की और गैर मुल्की यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस के नुमाइंदे भी शरीक हैं। बेसिकली अवाम को आगाही देना है, पर्टिकुलरली बच्चों को आगाही देना है, और ये सिलसिला जो अब शुरू हुआ है ये बड़ा कारगर इसलिए है कि हमारे कॉलेज या यूनिवर्सिटी के ज़माने में
इस तरह की चीज़ें नहीं होती थी, और वो बहुत चीज़ें जो हमें लिटरली लेटर एट अ वेरी लेट स्टेज इन आवर करियर्स मालूम हुई हैं फाइनेंशियल लिटरेसी से मुताल्लिक। ये अगर आज के कॉलेज गोइंग या यूनिवर्सिटी गोइंग लड़के लड़की को पता लग जाए तो they can plan their lives better. बहुत पहले अपनी सेविंग्स और अपनी ज़िंदगी गुजारने के तरीक़ाकार जो है वो बेहतर बना सकते हैं। मतलब वो अभी अपनी नौकरियों में घुस रहे होते हैं तो उनको तभी पता चल जाए कि हाउ आई कैन सेव, एंड ऑब्वियसली आप सस्टेनेबिलिटी है ना एट द एंड ऑफ द डे, कि आप कमा भी रहे हैं लेकिन आप सेव भी कर रहे हैं। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये लिटरेसी आप इसको कह दें, ये बहुत ज़रूरी है। और लड़कों को तो फिर भी हो जाती है अब्दुल्ला, लड़कियों को तो बिल्कुल ही नहीं पता चलता। लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं आज भी, एज वी स्पीक टुडे, अभी भी ख़वातीन का बैंक अकाउंट खोलना मर्दों की निस्बत ज़्यादा मुश्किल है। अब जो फ्रीलांसर्स इतने काम कर रहे हैं, ख़वातीन ऑनलाइन बिजनेसेस अपने चला रही हैं, किसी का फेसबुक पे कारोबार चल रहा है, किसी का इंस्टाग्राम पे चल रहा है, उन तक को मुश्किलात पेश आती हैं बैंक अकाउंट्स खुलवाने में। इसी पे सब पे बात करेंगे कि क्या अगराज़ व मकासद थे, क्या हासिल किया गया इस दफ़ा इस वर्कशॉप से। सलीमुल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, डेप्यूटी गवर्नर स्टेट बैंक के। बहुत शुक्रिया सर, वेलकम बैक। थैंक यू। और बताइएगा, हम पहले भी इस मौजू पर बात कर चुके हैं, पार्टिसिपेंट्स कौन कौन थे? मतलब हम सोचें कि इस वीक से कितने लोगों को फ़ायदा हुआ होगा। तो हमारे पास कोई नंबर है कि हाँ जी इतने यूनिवर्सिटी और कॉलेज स्टूडेंट्स थे, इतने प्रोफेसर्स थे, इतने प्रोफेशनल्स थे? देखिए, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव तो यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस पैदा करें और लोगों को इनेबल करें कि दे शुड बी एबल टू पार्टिसिपेट इन दी ओवरऑल फाइनेंशियल सिस्टम, इन दी ओवरऑल बिजनेस एक्टिविटीज़, एंड दे शुड हैव दैट एबिलिटी कि उसमें वो अच्छे प्रोडक्टिव वे में पार्टिसिपेट कर सके। हमने जो प्रोग्राम्स शुरू किए मंडे से, उसमें ऑब्जेक्टिव वैसे तो ओवरऑल है, लेकिन 3 बड़े जो हमारे हैं, वन इज़ द स्टूडेंट्स कम्युनिटी, स्टूडेंट्स, वुमेन, क्योंकि ये हमारे वुमेन भी एक बहुत बड़ा सेगमेंट वुमेन का है जो अभी भी फाइनेंशियली एक्सक्लूडेड है। यू वुड it's although we have covered a lot of distance, but there's अभी still भी long to go. बहुत फासला तय करना है। देखिए 47% वुमेन सिर्फ ऐसी हैं, फीमेल द अडल्ट पॉपुलेशन जिनके बैंक अकाउंट्स हैं, 53% का कोई बैंक अकाउंट अवेलेबल नहीं। तो हमने तकरीबन 250 प्लस वो की हैं, वर्कशॉप्स की हैं, कैंप्स लगाए हैं अक्रॉस द कंट्री इन अबाउट 100 डिस्ट्रिक्ट्स। अबाउट 350 के स्कूल ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स हैं। अच्छा, ये जो सारे प्रोग्राम्स हो रहे हैं, ये स्टेट बैंक इज़ सॉर्ट ऑफ ए लीडिंग, बट इट इज़ थ्रू कोलैबोरेशन विद आवर पार्टनर्स, बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जो रिस्पेक्टिव NGOs हैं जो इस एरिया में काम कर रही हैं, उनके साथ मिल के सॉर्ट ऑफ ए कोलैबोरेटिव एफर्ट इज़ टेकिंग प्लेस। आज की जो एक्टिविटीज़ है वो प्राइमरीली डिफरेंट बिग सिटीज़ में फाइनेंशियल लिटरेसी वॉक्स हो रही हैं। अच्छा, कराची में भी there is a walk going on right now. बेसिकली वो टॉक्स जो थी वो तो पूरे हफ्ते होती रही, वो इन्फॉर्मेशन, वो वर्कशॉप वगैरह जो सब कुछ होता रहा, और आज कंक्लूजन हो रही है। आज कंक्लूजन हो रही है, राइट। तो आज एक प्रोग्राम SCCP का भी है, क्लोजिंग सेरेमनी उन्होंने रखी है, आई विल बी देयर एज वेल। तो इसका वो थीम भी ये था कि फाइनेंशियल इंक्लूजन थ्रू इनोवेशन एंड कोलैबोरेशन। हम आइसोलेशन में काम ना करते रहें कि जी ठीक है मैं अपने कुछ छोटे से इनिशिएटिव ले रहा हूँ, कुछ दूसरे लोग इनिशिएटिव ले रहे हैं। कोलैबोरेटिव एफर्ट चाहिए, क्योंकि इट्स ए जाइगेंटिक टास्क। इवन प्रीटी लिटरेट पीपल डजंट हैव प्रॉपर फाइनेंशियल एजुकेशन, तो हमें लो एंड तक भी पहुँचना है, बट ओवरऑल हमारी जो फाइनेंशियल लिटरेसी के लेवल है वो बहुत अच्छा नहीं है। तो दैट्स वाई इट्स ए कंटिन्यूअस एफर्ट। ये जो वीक है इसमें तो है कि मोमेंटम देना है, ये नहीं कि ये वीक करने के बाद आपने सो जाना है। सर, सेक्टर्स इतने, खवातीन का एक सेक्टर है जाहिर है, फिर इसके अलावा प्रोफेशनल्स अलग हैं, फिर कारोबारी हजरात इतने ऐसे हैं जो कि आना ही नहीं चाहते हैं एज वी स्पीक टिल डेट इन दिस सिस्टम। मतलब कितनी दुकानों पे हम जाते हैं जो कहते हैं नहीं हम कार्ड से तो पेमेंट नहीं लेंगे, हम तो सिर्फ कैश ऑनली डील करते हैं। मतलब आप पर्टिकुलरली जो थोक की दुकानें हैं उन पे आप चले जाएं, इम्प्रेस मार्केट चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, पीपल आर रियली रिलक्टेंट स्टिल टू गेट इनटू बैंक, व्हिच आल्सो मीन सलीमुल्लाह साहब कि आप लोगों के पास डेटा भी होगा, बिकॉज ये लिटरेसी वीक जो है ये मतलब पहला तो नहीं है, ये आप लोग करते रहते हैं, सो यू मस्ट हैव अक्यूमुलेटेड अ डेटा बाय नाउ कि हाउ मच इट इज वर्किंग, कितने लोग जो हैं वो ज़्यादा इस फोल्ड में आ रहे हैं। देखिए, हमने जो वैसे तो फाइनेंशियल लिटरेसी के एफर्ट्स इट्स गोइंग ऑन फॉर ओवर अ डेकेड। फाइनेंशियल लिटरेसी वीक हमने मनाना शुरू किया लास्ट ईयर से। जी, ओके।
हमने अपना जो लास्ट ईयर का फाइनेंशियल लिटरेसी वीक है उसमें तकरीबन 1 मिलियन के करीब हमारी आउटरीच थी थ्रू डिफरेंट प्रोग्राम जो कि हमने कंट्री वाइड किए। इसके अलावा हमने एक प्रॉपर प्रोग्राम शुरू किया इन 2017। इट वाज अ 5 ईयर प्रोग्राम और उसका मकसद भी यही था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आउटरीच करना है विद फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम। टॉपिक्स होते हैं हर साल के, जी पिछले साल का टॉपिक था, इस दफ़ा क्या टॉपिक था? इस दफ़ा भी टॉपिक क्या है कि जी हमने डिजिटली लिटरेट करना है क्योंकि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं। अब तो हर जितना ज़्यादा मोबाइल बैंकिंग है। देखिए वन ऑफ द जो बड़े कंपोनेंट्स वो क्या है कि वन के प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो जाए आपको अपने फाइनेंसिस को मैनेज करने की। दूसरे जो प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं उन प्लेटफॉर्म को यूज़ करने, एक तो आपको अवेयरनेस हो कि क्या प्लेटफॉर्म्स हैं, प्लस उनको यूज़ करना आपको आता हो। फॉर एग्जांपल ये जो कैंप्स लग रहे हैं इसमें प्राइमरीली हम फोकस कर रहे हैं कि कैसे आपने डिजिटली अपना अकाउंट खोलना है। बाकी जो वेरियस जो डिजिटल ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हो क्या है, जिसका अकाउंट नहीं खुला होगा उनके अकाउंट भी खोल रहे हैं। और स्कैम्स से कैसे बचना है ये भी आप लोग बताते हैं? एग्जैक्टली ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो डिजिटल लोनिंग का स्कैम है ना, और ये वो चीज है जो लोगों को रोकती भी है इधर आने से बिकॉज ऑफ द स्कैम। मतलब एक मैसेज आया इतने पैसे मिल जाएंगे, वो आप लोन ले लेते हैं और 50,000 का आपको पता नहीं कितनी दफा वो देने पड़ते हैं। देखिए जो ये बहुत इम्पोर्टेंट, थैंक यू आपने ये मैं इसको मिस कर गया था, आपने इसको रिकॉल कराया। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो कि वैसे भी हमारी कैंपेन का एक कंटिन्यूस पार्ट है। इस वीक में भी प्राइमरीली लोगों को ये अवेयर करना है कि आपने अपनी इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करनी है। आजकल देखिए फ्रॉड्स कम हो रहे हैं, स्कैम्स ज़्यादा हो रहे हैं। स्कैम में क्या है कि मैंने आपको इस तरीके से एंगेज कर लिया कि यू शेयर्ड योर पर्सनल इंफॉर्मेशन विद मी एंड बेस्ड ऑन दैट आई वाज एबल टू intervene your accounts etc. वैसे one would think कि लोग अब जरा इतने शातिर हो गए होंगे कि they would guard this kind of information but not really convince हो जाते हैं। मेरे पास numerous examples हैं। मेरे अपने बड़े भाई साहब उनको किसी ने कॉल किया and he was so convinced he transferred some money and then called me कि ये हो गया है। तो but the point is कि हमें अवेयर करना है लोगों को। मुझे खुद कॉल आती हैं कि जी आपके ये सारे फ़ोन बंद हो रहे हैं, अगर आपने इसको कंटिन्यू करना है तो ये बटन दबाएं। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम फौरी तौर पर रिपोर्ट करें। अच्छा एक चीज़ जो मैं बड़ा अच्छा अपने जो भी इस तरह का अकाउंट है उसको हम FIA में हम रिपोर्ट करते हैं, ठीक है, ताकि वो इसको ब्लॉक करें। लेकिन एक जो मैं आपके प्लेटफॉर्म से बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, अगर खुदा न खास्ता किसी के साथ डिजिटल फ्रॉड हो जाए तो हमने एक लायबिलिटी फ्रेमवर्क बनाया हुआ है। उसमें देयर इज अ जेस्टेशन पीरियड, देयर इज अ कूलिंग पीरियड ऑफ 2 आवर्स। विद इन 2 आवर्स अगर आपने अपने बैंक को बता दिया कि ये फ्रॉड हो गया है, ठीक है, ओके, तो देन द फंड्स विल बी स्टॉप्ड देयर। 2 घंटे से पहले कैश आउट नहीं होगा। बड़ी इंपॉर्टेंट आपने बात वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 2 आवर्स में आपको पता चल जाए कि आपको पता लगा कि कुछ हो गया है तो इमीडिएटली कॉल योर बैंक कि ये पैसे ये फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन हुई है, इसको रोकें। हालांकि अगर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन भी हो गई है, मतलब फंड्स ट्रांसफर की भी हो गई है, तब भी बैंक रोक सकता है क्या? असल में होता क्या है कि मेरे अकाउंट से निकले वो एक और किसी एक आपके अकाउंट में आए, यहाँ से दूसरे अकाउंट में गए, तीसरे अकाउंट, ये तो होता रहेगा। असल लॉस आपको उस वक्त होगा जब पैसे कैश निकल जाएगा। तो कैश आउट होने की पाबंदी है, 2 घंटे का टाइम है। 2 घंटे से पहले ये जो पैसे हैं ये कैश आउट नहीं हो सकते। अगर कैश आउट हो गए तो बैंक इज लायबल। राइट ये बात ये इंपॉर्टेंट, ये नहीं पता था। लोगों को अवेयरनेस देने की जरूरत है और वी आर ट्राइंग टू क्रिएट दैट अवेयरनेस। आपको पता है कि कभी कभी आपने फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शंस भी नहीं होती, कभी आप किसी को गलती से पैसे भेज देते हैं। मतलब ऑनलाइन बैंकिंग में किसी को गलती से 4,000 भेजने थे 40,000 भेज दिए, और एट टाइम्स आप उस मसले में फंस जाते हैं कि अगला इज नॉट विलिंग टू रिटर्न दैट मनी। सो तब भी आप ये कर सकते हैं। देखिए इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, इसमें बैंक इन्वेस्टिगेट करेगा। सही, ये भी था ना कि मैंने आपसे कोई एक एग्रीमेंट किया, उसके बाद आई एम बिट्रेइंग दैट एग्रीमेंट एंड वांटिंग यू टू गिव मी द मनी बैक। तो वो बैंक इसको इन्वेस्टिगेट करेगा, पैसे फंड्स ब्लॉक कर लेगा लेकिन इन्वेस्टिगेट करेगा
कि वाकई आपका क्लेम जेन्युइन है या नहीं जेन्युइन है, अदरवाइज तो फिर सिस्टम आपका पूरा हॉल्ट हो जाएगा। क्योंकि बड़े एप्लीकेशंस होते हैं, मतलब जहाँ आप नंबर्स डालते हैं तो नंबर भी आगे पीछे हो जाता है। क्योंकि हम पाकिस्तानी जो है ना, वी आर बैड विद सेविंग्स, वी आर वेरी बैड विद सेविंग्स, और उसकी वजह फाइनेंशियल इंक्लूजन लेवल्स का लो होना है। अभी देखिए 64% ऑफ द अडल्ट पॉपुलेशन इज हैविंग बैंक अकाउंट्स, अभी भी 36% के पास नहीं। 64 is a very low number for the kind of population that we have. Huma, it used to be 16% 10 years back. 10 years back. 10 years back. Yes, we have covered a very large distance. लेकिन अभी भी बहुत, जैसे मैंने पहले कहा ना, इसमें जो जेंडर गैप है that is huge. 81% of the male are having bank accounts. Only 47% are female. That's what you told us. 34% का जेंडर गैप है। हमारा प्लान है कि इस जेंडर गैप को इन नेक्स्ट 5 years में इंशाल्लाह मिनिमम 25% पे तो लेके आना है, इससे भी ज़्यादा करेंगे, लेकिन ये हमारा टारगेट है कि 25% तक तो लेके इंशाल्लाह आना है, ताकि ये जो गैप है इसको रिड्यूस कर सके। उस ओवरऑल लेवल को 64% से 75% पे लेके जाना है विद दीज एफर्ट्स, जिसमें कि हमारी फाइनेंशियल इंक्लूजन की एफर्ट्स भी हैं, वैसे बैंक्स के साथ एंगेजमेंट्स हैं कि they should be able to reach out more and more people with attractive products and services. अच्छा, आपने जब ये कहा ये फाइनेंशियल लिटरेसी वीक जो है ये ऑब्वियसली अभी तो कंक्लूड हो रहा है, एंड यू सेड इट्स ऑल ओवर द कंट्री। यस, मतलब लिटरली ऑल ओवर द कंट्री, बड़े शहर, छोटे शहर, एवरीवेयर। 101 districts. जी, 101 districts all the provinces. And इसमें again I would like to appreciate and recognize the services and efforts being done by our banks. क्योंकि हमारा तो आउटरीच 15 cities में है, but the banks are spread all across the country. We collaborated with them. They are the ones who are actually leading that. और हमने मंडे को जो हमने इसको इनिशिएट किया था, we recognize the efforts of the banks who are the star performers, which were the star performers in that respect. ज़बरदस्त। और एंड द फैक्ट कि आप कह रहे हैं कि ये सिलसिला जो है ये चलता रहेगा, विच इज़ इनकरेजिंग। और थोड़ा सा जब हम ये बातें कर रहे होते हैं तो आप लोगों की भी क्यूरियोसिटी तो पीक करती होगी, तो ना भी पहुंच सकें ऐसे इवेंट्स पे कि बट यू कैन स्टिल फाइंड आउट इन्फॉर्मेशन इज एब्सोल्युटली एवरीवेयर। मतलब आप अपने बैंक जाके अपने बैंकर से भी बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अगर आपको वो भी मुश्किल लग रहा है, हम वी बैड विद सेविंग्स एंड वी have also been bad with savings, हम अपनी बात कर रहे हैं। हाँ, ये भी में हम हैं। हाँ, हम अपनी बात कर रहे हैं क्योंकि हमें फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं थी। आप लोग जो अपना करियर अभी शुरू कर रहे हैं 18, 20, 19 साल की उम्र में, देयर इज सो मच मटेरियल अवेलेबल ऑन यूट्यूब, उस वक्त तक नहीं होता था। सो आप यूट्यूब पे सैकड़ों वीडियोस देख सकते हैं, पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स की वीडियोस देख सकते हैं, who would tell you, teach you how to manage your savings from the start of your career. Can we say from our own experience as well, वो आप शुरू की नौकरी 2-4 साल जी एंजॉय कर लें, वो 10-15 साल गुजर जाते हैं, उसके बाद याद आता है कि जी हमने सेविंग की स्टार्ट फ्रॉम डे 1 एंड यू विल लिटरली, ये आपका बेस्ट डिसीजन होगा अगर आप पहले दिन से स्टार्ट हो जाएं एंड नॉट थिंकिंग जी अभी तो हमने स्टार्ट ही किया, अभी तो हम छोटे हैं, ये वो नो, जस्ट डू दिस। ये एक साइड पे आपका एक साथ साथ चलते रहना चाहिए। सो या अच्छा जी, शुक्रिया। तो हमने आपका कर मुफीद मशवरे हमारे भी आप तक और बस और सवाल आते जाते रहते हैं ना, लेकिन वी हैव अदर थिंग्स दैट वी नीड टू टॉक अबाउट एज वेल, जैसे कि बलूचिस्तान नेशनल पार्टी मेंगल ने 20 रोज बाद धरना खत्म कर दिया और इस दौरान हुकूमत की तरफ से कई वफूद ने BNP के सरबराह सरदार अख्तर मेंगल से मुलाकातें की, लेकिन वो धरना खत्म करने पर राजी न हुए। धरने के दौरान आवाम को आमदोरफ्त में भी मुश्किलात का सामना रहा। शाहराहों की बंदिश से कोयटा समेत सूबे के कई शहरों में खाने पीने की अशिया अद्वियात की किल्लत भी पैदा हुई। सरदार अख्तर मेंगल का कहना है कि आवाम की मुश्किलात को सामने रखते हुए वो धरना खत्म कर रहे हैं, लेकिन पार्टी अपना एहतजाज जारी रखेगी। हाँ, वो कहते हैं कि जी एहतजाज जो है वो चलता रहेगा। सरदार अख्तर मेंगल ने आज से 12 मई तक बलूचिस्तान भर में एहतजाजी रैलियों का ऐलान भी किया है। वफाकी और सूबाई हुकूमत BNP से सियासी इख्तलाफात मुज़ाकरात की मेज़ पर हल करने का मुतालबा करती रही है, मगर बदकिस्मती से बात बन नहीं पाई, वो आगे बात बढ़ी ही नहीं। तो इसमें तर्जुमान है हमारे साथ हुकूमत बलूचिस्तान के, बहुत शुक्रिया रिन साहब। BNP मेंगल ने बिलाखिर अपना एहतजाज खत्म कर दिया, लेकिन एक और एहतजाज की कॉल भी आ चुकी है। अब सूबाई हुकूमत के पास बज़ाहिर एक मौका तो है कि वो अख्तर मेंगल साहब को इंगेज करे, बराह रास्त इंगेज करे, वो मसाइल पर बात करे, और ज़ाहिर मसाइल बातचीत के ज़रिए ही हल होते हैं, या ऐसा इरादा है या ऐसा करने का फ़िलहाल कोई प्लान नहीं है? जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी इन योर शो। सबसे पहली बात जो आपका सवाल है,
सरदार अख्तर मेंगल एक सियासी जमात के सरबराह हैं। उनकी सियासी जमात पाकिस्तान में इलेक्शन कमीशन में एक रजिस्टर्ड जमात है, इसीलिए सूबाई हुकूमत ने जो उनका एहतजाजी लॉन्ग मार्च था वर्ड से क्वेटा और लखपास का धरना, इसे गुज़िश्ता 20 रोज़ तक पॉलिटिकल अंदाज में ही डील किया और सूबाई हुकूमत का ये वाज़ेह मौक़िफ़ था कि सरदार अख्तर मेंगल आइनी तौर पर पुरअमन जद्दोजहद करने का हक़ रखते हैं, लेकिन ये एहतजाज वो किस जगह पर करेंगे, कितनी देर करेंगे, कानूनी तौर पर ये हक़ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का है और उन्होंने जो NOC अप्लाई की थी वो NOC डिप्टी कमिश्नर क्वेटा ने मुस्तरद कर दी थी। अब चूँकि उन्होंने एक एहतजाजी शेड्यूल का ऐलान किया है, जलसों का ऐलान किया है, बिल्कुल उनका ये हक़ है। जिन जिन अजला में उन्होंने 3 मरहलों में जलसों का ऐलान किया है वहाँ की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से रुजू करें, NOC लें और अपना पुरअमन आइनी एहतजाज करें, लेकिन सिर्फ ये हमारी उनसे रिक्वेस्ट होगी कि कौमी शाहराहों की बंदिश ना हो। किसी भी ग्राउंड में किसी भी जगह पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ डिस्कशन करके वो अपना एहतजाजी जलसा जिस भी ज़िले में करना चाहते हैं आइनी और कानूनी तौर पर उन्हें मुकम्मल इजाज़त है। ठीक है, बड़ी अच्छी बात है कि मुकम्मल इजाज़त है। तो अब एक बड़ा धरना एहतजाज तो ख़त्म हो गया है रिन साहब, बज़ाहिर सब कंट्रोल में ही आ गया होगा, तो क्या अब सूबे की तमाम सड़कें, मोबाइल, इंटरनेट बंदिशें, यूनिवर्सिटी, तालीमी इदारे, ये सब मामूल पर आ जाएगा? जी देखें, बिल्कुल हमारी ये कोशिश है और कौमी शाहराहों की जो बंदिश का मामला था उस पर एक 3 टियर्स फार्मूला डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को दे दिया गया है। माजी में ये देखा गया है कि कुछ ख़वातीन और बच्चों को साथ मिलाकर कोई भी सियासी तंजीम कहीं पर भी कौमी शाहरा को बंद कर देती थी, तो सबसे बड़ी हर्डल होती है किसी भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या पॉलिटिकल गवर्नमेंट के लिए मैनेज करना ख़वातीन या बच्चों के प्रोटेस्ट को। उसके लिए एक 3 टियर फार्मूला डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को दे दिया गया है और उसके बाद अगर कहीं पर कौमी शाहरा बंद हुई तो उसकी कार्रवाई डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ, चाहे वो कमिश्नर हों, डिप्टी कमिश्नर हों, असिस्टेंट कमिश्नर हों या तहसीलदार AC के लेवल पे हों, उनके खिलाफ होगी। कौमी शाहराहों की बंदिश को बिल्कुल टॉलरेट गवर्नमेंट नहीं करेगी। जी देखें, कुछ जगह पे इंटरनेट की बंदिश लाजमी सी बात है, आपको भी इस बात का इल्म है कि बहुत से ऐसे दहशतगर्दी के वाक़यात हुए हैं जिसमें हमने ये देखा है कि दहशतगर्द तंजीमों ने कम्युनिकेशन के लिए इंटरनेट का भरपूर इस्तेमाल किया है। तो कुछ सिक्योरिटी थ्रेट्स जहाँ जहाँ पर थे वहाँ पर इंटरनेट को बंद किया गया और जहाँ भी मुस्तकबिल में अगर कोई ज़रूरत हुई किसी भी सिक्योरिटी थ्रेट को सामने रखते हुए तो किसी एक स्पेसिफिक एरिया में जैसे पहले बंद किया गया उस स्पेसिफिक एरिया में बंद किया जा सकता है, लेकिन कोई एज सच पॉलिसी नहीं है कि सूबे में इंटरनेट को बंद किया जाए। पॉलिसी तो कभी भी नहीं होती, लेकिन हो ही जाता होता है। लेकिन आप कह रहे हैं कि अब वो बैक टू नॉर्मल हो जाएगा। विल कीप अ चेक ऑन इट। बहुत शुक्रिया शाहिद रिन साहब, तर्जुमान हुकूमत बलूचिस्तान हमारे साथ। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद बात करेंगे PSL के सीजन 10 की, PSL ब्रांड की, और इसमें आपके लिए बड़ा एक फन एलिमेंट है कि आप अपना एंथम खुद बना सकते हैं। वो कैसे, वो हम आपको बताएंगे। है वो ये है कि इंटरनेशनल क्रिकेट पाकिस्तान में आ गई है वापस और HBL PSL बजाते खुद एज अ प्लेटफॉर्म एक तवातुर के साथ, एक कंसिस्टेंसी के साथ 10 साल से हो रहा है। ये कोई आसान काम नहीं है अब्दुल्ला उमर भी। इसके लिए जब HBL PSL होता है तो PCB, स्पॉन्सर्स, HBL, फ्रेंचाइजेज, शहरी इंतजामिया, हुकूमत के इदारे जो कि तमाम जो होटल्स, ये तमाम लोग मिलकर TV राइट, ये सब मिलकर शामिल। कोई छोटा इवेंट नहीं होता, ये एक इंटरनेशनल इवेंट है और 10 साल से मुसलसल होना, एक तवातुर होना, ये पाकिस्तान के लिए भी एक बहुत फ़ख्र की बात है। कई मरतबा हम अपने आप पे बहुत तनकीद करने लगते हैं, कह रहे लेकिन कभी कभी ज़रूरत पड़ती है कि अपनी पीठ खुद भी थपथपाएं। तो HBL PSL जो है ना, ये जब आप उसको देखें तो हम सब वैसे तो पाकिस्तानी, ये नहीं खाली HBL या PCB, या हमें थोड़ा सा अपना पीठ थपथपाने की भी ज़रूरत है कि देखो यार पाकिस्तान में ये चीज़ 10 साल से तबादुर से हो रही है। जो कहते हैं कि भाई पाकिस्तान में तो कुछ हो नहीं सकता, नहीं, हो गया है। बीच में कोविड भी आया, 2 साल कोविड भी रहा, उसने भी ज़रा इस चीज़ को हिला, लेकिन उस साल भी HBL PSL माना कि बबल में हुआ, स्टेडियम उस साल, लेकिन हुआ, रुका नहीं। और अब तो जब कोविड ना हिला सका तो खैर तो उम्मीद यही है, लेकिन तो आई थिंक ये बहुत बड़ी एक तो बहुत आपका सवाल सिर्फ ये अली साहब, द फैक्ट कि अब अगले साल 2 और टीमें एडिशन, मतलब इट्स बिकमिंग बिगर। अगर टीमें भी और बन रही हैं, जो कि ऑब्वियसली अब ये है कि 2 टीमें और बनेंगी,
So this is also a sign of success. भाई जब आप how we started and where we are going. There you go. जब मुल्तान में भी जब अच्छा न सिर्फ टीमें बन रही हैं बल्कि नए वेन्यूज भी आ रहे हैं। अब मुल्तान एक बहुत रेगुलर वेन्यू बन चुका है आपका। मैं भी आपसे प्रोग्राम से शुरू होने से पहले बात कर रहा था कि जब आप मुल्तान के स्टेडियम जाइए तो आप कहते हैं अरे इतना अच्छा स्टेडियम यहाँ पे बना हुआ है, और स्टेडियम भरा हुआ होता है। इसी तरीके से और उस जब जारी बात है जब HBL PSL उस शहर में जाता है तो शहर की इकोनॉमी पे मैशत पे फर्क पड़ता है। लोग वो मैच देखने के लिए आते हैं, होटल्स भरते हैं, ये तमाम चीज लोग एकदम से एक चहल पहल आ जाती है उस शहर में। मुझे याद है कि जब मुल्तान देखने गया तो कई लोगों ने मुझसे कहा कि हम आज HBL PSL की वजह से मुल्तान पहली बार आए और जाके बहुत खुश हुए। तो मुझे उम्मीद ये है कि जैसे तरीके से आप एक्स्ट्रा टीमों की बात कर रहे हैं, मैं तो ये भी उम्मीद रख रहा हूँ कि आने वाले दिनों में हम सुनेंगे कि और वेन्यूज़ पे भी ये मैचेस हो सके। एक ज़माने में जब मेरे बचपने की बात है कि हैदराबाद में टेस्ट मैच हुआ करते थे और भाई पेशावर फैसलाबाद में होते थे। फैसलाबाद में तो डोमेस्टिक वाला वो एक टूर्नामेंट हुआ भी और क्या भरा हुआ था। एंड देन देयर इज मुजफ्फराबाद में भी, गवादर में भी, मतलब स्टेडियम्स हमारे आइकॉनिक किस्म के हमारे वेन्यूज हैं। लेट्स सी वो कब यूटिलाइज होंगे। तो आप लोगों का फेवरेट है ही और हम सब का फेवरेट है। आप प्रीमियर स्पॉन्सर्स हैं, आप लोगों की टीमें भी कोई फेवरेट होती हैं? होती होंगी यार, बता दें। ये मुझसे हर साल लोग पूछते हैं, तो वो मेरे ख्याल में अगर आप मुझसे पूछेंगे और मैं इदारे से हट कर बताऊं तो मेरे ख्याल में मेरी जो पसंदीदा टीम है वो इस वक्त ये मुश्किल सवाल है। मेरे ख्याल में इसका जवाब मैं आपको टूर्नामेंट के आखिर में कि कौन जीता, लेकिन ओवरऑल देखिए एट द एंड ऑफ द डे जब भी कोई जीतता है, और आई थिंक ये भाई देखिए ये मैं तो जब ये टूर्नामेंट स्पॉन्सर्स के लिहाज से भी कह रहा हूँ और ज़ाती तौर पर भी कह रहा हूँ, मुझे इस बात की खुशी होती है कि देखें एक बार फिर पाकिस्तान जीत गया, एक बार फिर पाकिस्तान जीत गया, चाहे इर्रिस्पेक्टिव के चाहे वो क्वेटा की टीम जीत रही है, पेशावर की जीत रही है, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, मुल्तान किसकी टीम जीत रही है। आप ये कहते हैं कि यार देखो इस बार HBL PSL हुआ, ये हुआ और पाकिस्तान जीत जाता है, आप कहते हैं एक बार फिर हो गया। तो एट द एंड ऑफ द डे may the best team win. May the best team win. ये आपने मेरी टाइप बात की because he picks favorites and all teams are my favorite. So whatever wins, whichever team wins, उसमें कोई ना कोई हमारे favorite players भी होंगे, तो वो जीती हुई ना सारों की। हम सब कराची वाले हैं, लोग हमसे शिकवा करते हैं, हमारे पिंडी, इस्लामाबाद और लाहौरी जो दोस्त हैं ना, आप लोग क्रिकेट देखने नहीं जाते, आप लोग स्टेडियम नहीं जाते, अब हम उन्हें क्या बताएं कि बड़ा हम उन्हें क्या समझाएं कि थोड़ा सा है कुछ But there is a difference. Let's just put it that way. The way you go to in Lahore और मुल्तान आप लोग पहुंच जाते हैं, यहाँ स्टेडियम पहुंचना I think मेरे ख्याल में इसमें ये बात नहीं है कि कराची में किसी को शायद मेरा ख्याल में क्रिकेट का शौक जुनून है, शौक इसमें स्टेडियम जाना। देखिए एक तो ये कि HBL PSL अपनी ज़ात में एक टीवी का स्पेक्टिकल है। दुनिया भर में जो स्पोर्टिंग इवेंट्स होते हैं वहाँ पे टीवी स्पेक्टिकल होते हैं। बल्कि इस साल जो HBL PSL की जो ओपनिंग सेरेमनी हुई है वो मेरे ख्याल में एक वन ऑफ द इससे बेहतर मैंने ओपनिंग सेरेमनी कम देखी है। बहुत अच्छी स्पेक्टिकल, बहुत ज़बरदस्त था। और वो टेलीविजन पे फायरवर्क्स और वो जेट पैक पे जो एक हजरत थे, और इस बार जो जिस तरीके से जो ट्रॉफी की रूनुमाई हुई है वो एक ट्रेजर हंट के तौर के ऊपर वो पानी में से वो ढूंढी गई है, ठीक है। सो इस बार द प्रोडक्शन जब आप टीवी देखते हैं तो जब आप टेलीविजन देखते हैं तो आपको जो जैसे अभी कह रहे थे प्रोडक्शन वैल्यूज, जो उसकी क्वालिटी ऑफ ग्राफिक्स है और उसकी जो वो तमाम चीज़ें भाई इंटरनेशनल लेवल पे चली गई है। जहाँ तक ये कराची में स्टेडियम में लोगों के आने का है, आई थिंक इसमें जो शहर के जो अपने बहुत ही खुसूसी किस्म के चैलेंजेस हैं कराची शहर के, डिस्टेंसेस हैं, पार्किंग है, लेकिन और आपको बहुत दूर से आना पड़ता है, शहर बहुत फैला हुआ है, लोगों के लिए आना मसला है, ट्रैफिक जैम, और जो रूट्स हैं, द ओनली वे टू गेट टू द स्टेडियम वो बड़े रश वाले, बहुत रश वाले हैं। मगर मैं आपसे HBL PSL को हटाना, आपसे कहूँ अपने किसी दोस्त से मिलने चले जाइए उस इलाके में या कराची किसी एक इलाके में शाम के 5:30, 6 बजे, 7 बजे, आप कहें नहीं भाई उस वक्त बहुत रश होता है, मैं तो ट्रैफिक में फंस जाऊँगा। अच्छा अली साहब, एक चीज़ आपके आने से पहले हमने चूंकि अनाउंस कर दी थी, अब आपको बताना पड़ेगा, ये एंथम का क्या सिचुएशन है? अब ये कहा जा रहा है कि एंथम anybody could come up with the anthem, which is like what an amazing opportunity. में से कोई स्टार अभी मिला नहीं है, लेकिन अभी टूर्नामेंट शुरू हुआ है। आपको याद है वो हमारे कोई ना कोई डांस किसी का वायरल हो जाता है, किसी फैन का कोई तरीका वायरल हो जाता है। वो मुझे आई स्टिल रिमेंबर दैट बॉय हु केम ऑन अ शो एज वेल, जिसका डांस बड़ा वायरल हुआ था। लेकिन फैंस के लिए कुछ और है आपके पास, और फैन ट्यून्स के साथ HBL एक बहुत ही इनोवेटिव आइडिया लाया है, और आप अपना एंथम, अपना मर्जी का गाना
कुछ AI के जरिए बना सकते हैं, प्लीज जरा? देखिए, दो चीज़ें इस बार हमने HBL ने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है फैन ट्यून्स के नाम से। उसमें खुलासा ये है कि AI को, जनरेटिव AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस्तेमाल करते हुए कोई शख्स, आप, मैं, हम तीनों में से कोई भी उस वेबसाइट पर जाकर क्लिक करे और 2 या 3 मिनट के अंदर अपना पूरा मुकम्मल वीडियो सॉन्ग बना सकता है। और आपको जब सारा का सारा आप और AI, चाहे आप मोबाइल फ़ोन पे कर रहे हैं ज़्यादा, और आप AI बैठ के अपना वो आपको चूज़ करेगा, लिरिक्स बताएगा, पूछेगा कि भाई लिरिक्स कौन से चाहिए, वो आपसे पूछेगा खातून की आवाज़ चाहिए कि मर्द हज़रत की आवाज़ चाहिए, वो आपसे ये पूछेगा किस किस्म की मौसीकी चाहिए, फिर वो आपसे पूछेगा, और जब ये आप तमाम चीज़ उसको बता देंगे, आप कहेंगे कनेक्ट, वो क्रिएट, और वो एकदम से आपके सामने आपका वीडियो, और वो लिख के आएगा कि दिस वीडियो हैज़ बीन क्रिएटेड बाय अब्दुल्ला सुल्तान, दिस वीडियो हैज़ बीन क्रिएटेड बाय हुमा आमिर, वो आपका लिखा हुआ आएगा। और एक उनसे बैठ के हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे तो तकरीबन 3.5 लाख तरह के मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन बन सकती हैं। तो 3.5 लाख तरह के मुख्तलिफ, तो और ये आपका अपना एंथम है। अच्छा, वो करने के बाद आप या तो उसको अपने डाउनलोड करके अपने सोशल मीडिया लगाइए, या अगर उसको अपलोड कर देंगे, कुछ एक लिंक दिया हुआ है, तो आप डिपेंड करता है कितने लोगों ने उसको लाइक किया है, आप 1 लाख रुपए जीतने के भी हकदार हो सकते हैं। वो इनाम भी चल रहा है। अच्छा, ये सारी बाय द वे जो सारे क्रिटिसाइज करते हैं ना, खास तौर पे कि जी गाना अच्छा लगा, नहीं अच्छा लगा, दिस इज योर अपॉर्चुनिटी, अपना गाना बनाएं, AI पे जाए तो ये बेटर वन। हाँ, तो ये बेसिकली www.fantunes.com करके है, और fantunes.com, और आप जाके उस पर क्लिक करें, और आप एज आई सेड 3 मिनट में आपका अपने नाम से अपना पूरा वीडियो सॉन्ग तैयार होगा। और क्या रहा है, AI 2 चीज़ों को इकट्ठा कर रहा है, क्रिकेट एंड म्यूजिक। यू कांट गो रॉन्ग देयर। एब्सोल्युटली एंटरटेनमेंट उसका नतीजा है। और वीकेंड भी है, बस ये आप करें, ये आपने करना है। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। Chief Marketing and Communications Officer HBL, and good luck for this season and for many more seasons to come. बहुत शुक्रिया जी, आपने बुलाया, थैंक यू वेरी मच जी। ज़बरदस्त। ओके जी, हमने आपको बताया था कि अलर्ट जारी हुआ है मौसमियाती, जो इस्लामाबाद रावलपिंडी में हुआ है a few days back, तो अब there is another forecast, another alert which has been given by NDMA। का नाम आता है ना तो लोग सहम से जाते हैं, खौफजदा हो जाते हैं। नौशीन यूसुफ हमारी कॉरेस्पॉन्डेंट हमें बता रही हैं कि क्या क्या हो रहा है। नौशीन, इस वक्त भी मौसम का हाल बता दें और इस अलर्ट के हवाले से भी बता दें, कितने खौफजदा लोग हैं आफ्टर व्हाट हैपेंड रिसेंटली। जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त भी इस्लामाबाद में ना काफ़ी हब्स हुई है। मौसम जो है आपने देखा मतला जब जुज़ी तौर पे अबर आलूद नज़र आ रहा है, और जो NDMA और महकमे मौसमियात, इन दोनों के अलग अलग एडवाइजरी जारी हैं। महकमे मौसमियात ने तो 15 अप्रैल को ही जारी कर दी थी, और उसके मुताबिक 18 से 20 अप्रैल के दौरान जो उनकी एडवाइजरी है उसके मुताबिक पेशन गोई के मुताबिक रेन स्टॉर्म, थंडर स्टॉर्म, हेल स्टॉर्म भी हो सकते हैं, जो कि खैबर पख्तूनख्वा, अपर पंजाब, पोठवार रीजन, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, इस्लामाबाद इसमें शामिल है। जबकि नॉर्दर्न बलूचिस्तान जो है वो हफ्ते के रोज़ वो भी इसकी लपेट में जो है वो आ सकते हैं। और जो इसकी हवाले से डिटेल है वो जारी की है NDMA ने, जिन्होंने अलर्ट स्पेशली जारी किया नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर ने खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के लिए अलग-अलग, जिसके मुताबिक 18 और 19 अप्रैल को शदीद बारिश और चंद मकामात पर यालाबारी हो सकती है, जिसमें इस्लामाबाद और रावलपिंडी समेत पंजाब के इलाकों के लिए शदीद मौसमी हालात की जो है वो वार्निंग है। पंजाब के जो इलाके उनमें अटक, चकवाल, गुजरात, झेलम में आंधी, तूफान और यालाबारी हो सकती है। इसी तरह वस्ती पंजाब जो है उसके इलाके फैसलाबाद, हाफजाबाद, झंग, खुशाब, मियांवाली, लाहौर, नारोवाल, साहिवाल, सरगोदा, शेखुपुरा भी जो है वहाँ पर भी शदीद मौसमी हालात हो सकते हैं। नौशीन, बस आपने बता दिया, और हम भी ज़रा अलर्ट अपनी तरफ से जारी करने को, जस्ट बी केयरफुल। आपने देख ही लिया है क्या हुआ है। थैंक यू नौशीन। तो आप लोगों ने देख ही लिया कुछ दिन पहले क्या पूरे पाकिस्तान ने देखा। टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स। इंशाल्लाह ऑन मंडे। बाय।